Guys, today we are going to start with lecture number 1. ओके और इस लेक्चर में हम इन्फ्लेशन से चालू करेंगे। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं अपने ओवरव्यू लेक्चर में कि इन्फ्लेशन को समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यही पूरी इंडियन इकोनॉमी का बेस है। इस लेक्चर में यूजुअली हम दो चीज़ें डिस्कस करेंगे। सबसे पहली बात तो मीनिंग ऑफ इन्फ्लेशन और दूसरा टाइप्स और इम्पैक्ट्स ऑफ इन्फ्लेशन। ठीक है, टाइप्स और इम्पैक्ट्स में से दोनों चीज़ तभी डिस्कस करेंगे अगर 20 मिनट्स के अंदर कंप्लीट होता है। ओके, अदरवाइज इम्पैक्ट को हम अगली वीडियो में लेंगे। ठीक है, चलो सबसे पहले तो हमारे पेड ग्रुप के बारे में देख लो। बिकॉज दिस टाइम 40+ स्टूडेंट्स आर राइटिंग मेंस फ्रॉम आवर साइड, जिसका प्रूफ आपको मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे। और अगर आपकी कोई इंक्वायरी है तो यू कैन कॉल ऑन दीज 2 नंबर्स। फाइन। इसके बाद हमारी माइंड मैप बुक्स हैं जिनको आप परचेज कर सकते हो फॉर द क्विक रिविजन, और साथ ही साथ हमारी करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज है। ओके, विच विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू दिस ईयर। फाइन। अब फाइनली लेट्स बिगिन विथ मीनिंग ऑफ इन्फ्लेशन। तो देखो, अगर आप किसी से इन्फ्लेशन के बारे में पूछो, ठीक है, तो लोग सिंपल टर्म्स में उसका हिंदी बता देते हैं, बोल देते हैं महंगाई। ठीक है, लेकिन दिस इज़ नॉट इन्फ्लेशन। ओके, दिस इज़ जस्ट हिंदी वर्ड। सो व्हाट इज़ इन्फ्लेशन? अगर आप थोड़ा और एजुकेटेड पर्सन के पास जाओगे तो बोलेगा कि भाई राइज इन प्राइस इज नोन एज इन्फ्लेशन। ओके, दिस इज़ फाइन, बट दिस इज़ नॉट अ complete definition. Okay, this is not what UPSC expect from you. Okay, there is also one statement: rise in the price of goods and services plus decline in purchasing power of the currency. Okay, decline in purchasing power of the currency. अब समझ में नहीं आया होगा। ओके, नो इशू। लेट अस टेक एन एग्जाम्पल। ठीक है, सपोज आप एक शॉपकीपर के पास जाते हैं। ठीक है, शॉपकीपर के पास जाते हैं और उसको आप देते हैं ₹10। कितने देते हैं? ₹10। और बोलते हैं कि मुझे चॉकलेट चाहिए। वो आपको 10 चॉकलेट्स दे देता है। ओके, इट इज़ फाइन। अब आप जाते हैं उसके पास अप्रॉक्सीमेटली कुछ 6 महीने बाद। 6 महीने बाद, ठीक है, 6 महीने बाद जाते हैं। सेम शॉपकीपर है, सेम आप हैं, एंड दिस टाइम यू गिव 10 रुपीज़ टू द पर्सन। दिस टाइम ही ओनली रिटर्न्स ₹5। ओके, दिस टाइम ही ओनली रिटर्न्स ₹5, मतलब नॉट ₹5 एक्चुअली, सिर्फ आपको 5 चॉकलेट देता है। ठीक है, वो आपको सिर्फ 5 चॉकलेट देता है। तो आप बोलते हो कि भैया पिछली बार तो आपने 10 दी थी, इस बार 5 क्यों दे रहे हो? उसका रीज़न इज़ वेरी सिंपल कि देयर इज़ ए राइज इन प्राइस। ओके, देयर इज़ इन्फ्लेशन। ओके, आपने तो देख लिया, हाँ, राइज इन प्राइस इज इन्फ्लेशन, बट ये वर्ड कहाँ आया? डिक्लाइन इन परचेजिंग पावर ऑफ द करेंसी। देखो, पहले आप 10 रुपये दे रहे थे, 5 चॉकलेट आ रही थी, सॉरी 10 चॉकलेट आ रही थी। ओके, नाउ यू आर गिविंग सेम 10 रुपीज़ बट यू आर गेटिंग 5 चॉकलेट। सो सिंपल सी बात है, आपकी मनी की जो वैल्यू है दैट हैज़ बीन डिक्रीज्ड। ओके, जो आपकी मनी की वैल्यू है वो कम हुई है, वो कमज़ोर हुई है। अब सपोज कुछ टाइम बाद आप जाओगे, वो 10 की जगह आपको सिर्फ 2 चॉकलेट देगा, तो मनी की वैल्यू और कम हुई है। अब 10 के बाद बोलेगा भाई 10 का नोट तो चलता ही नहीं है, 10 का नोट आपका चलता ही नहीं है, ऐसी कंडीशन आ जाएगी। तो ये क्या हो रहा है? आपकी जो करेंसी की पावर है, परचेजिंग पावर है, उसको खरीदने की जो क्षमता है चीज़ों को, वो कम हो रही है। पहले टाइम पे कुछ 6 महीने पहले वो 10 की 10 चॉकलेट खरीदता था, अब 10 की 5 खरीदने लगा है, 10 की 2 खरीदने लगा है, अब तो बंदी कर दिया है। ठीक है, तो ये है इन्फ्लेशन। मतलब 2 चीज़ें याद रखना, इन्फ्लेशन में 2 चीज़ें आती हैं। पहला तो राइज इन द प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, पहली चीज़ ये आती है, और दूसरी चीज़ आती है कि डिक्लाइन इन परचेजिंग पावर ऑफ द करेंसी। ये दोनों जब ऐड करोगे तब इन्फ्लेशन की वो रियल डेफिनेशन बनती है। फाइन। और मैंने बता दिया, और जैसे ही उसकी करेंसी जो की जो परचेसिंग पावर है बहुत ही कम हो जाती है, तो उसको डिसकंटिन्यू कर दिया जाता है। जैसे कि हमारे एग्जांपल में हमने 10 रुपये को डिसकंटिन्यू कर दिया था। जैसे कि पहले आपने देखा होगा, आज से कुछ 15-20 साल पहले जो भी 1990 के किड होंगे वो जानते होंगे कि उस टाइम पे मतलब 25 पैसे भी चला करते थे। ठीक है, 25 पैसे भी चला करते थे, हमने खुद चलाया, बट आज उनकी कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, आज सिर्फ 50 पैसे चलते हैं। ओके, आपको ये भी नहीं पता होगा, लेट मी बी वेरी क्लियर। तो आपको अगर 10 रुपये तक की पेमेंट करनी है, फॉर एग्जांपल अगर आपको 10 रुपये की डेयरी मिल्क लानी है, तो आप 50-50 पैसे करके उसे 10 रुपये दे सकते हैं। वो लेने से मना नहीं कर सकता। अगर वो मना करता है तो यू कैन गो टू कंज्यूमर कोर्ट। एक्चुअली एक ऐसा केस भी हुआ था। ओके, कि यूजुअली एक बंदा था, उसने 10 रुपये के लिए 50 पैसे की पेमेंट की, और जो सामने शॉपकीपर था उसने मना कर दी। उसने एक्चुअली कंज्यूमर कोर्ट में केस किया। एक्चुअली डिसीजन 4 से 5 साल बाद आया, बट उसे अप्रॉक्सीमेटली 1 to 5 लाख के आसपास, आई डोंट रिमेंबर द वैल्यू, उसको कंपनसेशन मिला था। उसने बोला कि मेरा हैरेसमेंट हुआ, ये हुआ, ब्ला ब्ला चीज़ें लगा दी, और फाइनली कोर्ट ने बोला कि ही शुड गेट, और उसको मिला। ठीक है, तो देयर इज़ लॉ, बट धीरे धीरे काम करता है। तो आई होप आपको इन्फ्लेशन का मतलब समझ में आ गया है। फाइन, चलो ठीक है, अच्छी बात है। अब हम समझते हैं इम्पैक्ट्स ऑफ इन्फ्लेशन। ठीक है, अब याद रखना,
इन्फ्लेशन के बहुत सारे इम्पैक्ट्स होते हैं, बट 3 इम्पैक्ट्स हमें बहुत डिटेल में जानने हैं। एक होता है सेविंग के ऊपर, एक होता है लेंडर के ऊपर, और तीसरा होता है ये जो आपकी करेंसी के ऊपर पड़ता है, ठीक है, जिसका हमने थोड़ा सा भी जस्ट डिस्कस किया कि क्या क्या कैसे होता है, ठीक है। मेनली आपको यही 3 याद रखने हैं, यूपीएससी इन्हीं 3 के आसपास घूमता है। इसके बाद तो आप काफ़ी जगह जब टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट करोगे, ये करोगे, तो बहुत सारे सामने दिखते रहेंगे, लेकिन आप इन तीनों को बेस बना के उन क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे, ठीक है, उन क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। हर चीज़ रटने की ज़रूरत नहीं होती है, हर चीज़ रटने की ज़रूरत नहीं होती है। ओके, 3 चीज़ों पर चलते हैं। सबसे पहले हम सेविंग के ऊपर देखेंगे, एंड दिस वी विल ऑल्सो सी विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल, ठीक है। अब इस पर एक टेबल बनाते हैं। मान लीजिए रिच गाय है, ठीक है। रिच गाय कौन? हमारा व्हाट शुड बी द नेम ऑफ रिच गाय? दैट इज़ रिची रिच, ओके, रिची रिच। और यहाँ पे आ गया हमारा पुअर गाय, मी, ओके, पुअर गाय इज मी। अब देखो, अब मेरी पेमेंट मान लीजिए ₹25,000 है, ठीक है। अब मेरा इसमें से मान लीजिए अप्रॉक्सीमेटली खर्चा होता है खाना पीना है सबका, अप्रॉक्सीमेटली आप कह सकते हैं 20,000, ठीक है, 20,000 खर्चा होता है। और मैं 5,000 डालता हूँ सेविंग में, ठीक है, 5,000 मेरी है सेविंग। अब मान लीजिए कोई रिच है, उसकी जो सैलरी है वही 50,000 है, ठीक है। अब उसका खाने पीने का खर्चा भी ज़्यादा होगा बिकॉज उसकी लाइफस्टाइल अच्छी होगी, तो उसका कुछ अप्रॉक्सीमेटली होता है 40,000 रुपये, ठीक है। इसके पास भी कुछ ज़्यादा नहीं, सिर्फ 10,000 बच रहे हैं, ठीक है। ये मिडिल क्लास वाला रिच है, नॉट मुकेश अंबानी वाला रिच, और मैं स्मॉल मिडिल क्लास वाला हूँ, पुअर हूँ, ठीक है। अब देखो, इसमें से 5,000 कंप्लीटली बैंक में डालता था, ठीक है। अब इसके पास ये भी सेम 5,000 बैंक में डालता है, लेकिन ये जो बाकी के बचे 5,000 है वो कहाँ डालता है? म्यूचुअल फंड्स में। ये कहाँ डालता है? वो म्यूचुअल फंड्स में। अब म्यूचुअल फंड्स में रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई रहता है, अप्रॉक्सीमेटली 15 से 20% के आसपास कभी मिल जाता है, अगर शेयर्स रिस्की हो तो, ठीक है। शेयर रिस्की हो तो 15 से 20% के आसपास भी मिल जाता है। तो अगर आपने देखा, अब सपोज करो, ठीक है, आज से 5 साल बाद इन्फ्लेशन बढ़ता है, पेमेंट दोनों की सेम है, तो पेमेंट उसमें कोई चेंज नहीं आया। अब हर चीज़ का प्राइस बढ़ा, तो अब इसको भी अड़ेगा, ठीक है, इसको भी अड़ेगा। तो वो क्या करेगा? अपनी 5,000 की सेविंग यूज़ करना चालू कर देगा, जैसे इस बार लॉकडाउन में हुआ। जैसे ही अब लोगों के पास पेमेंट तो आ नहीं रही, अब लोगों ने सीधे बैंक से निकाल के खर्चा करना चालू कर दिया, बिकॉज खाना खाना है, इलेक्ट्रिसिटी का बिल भरना है, और बहुत सारी चीज़ करनी थी, तो लोगों ने चालू कर दिया। सेम यहाँ पर भी ऐसे ही होगा। अब इसकी जो सेविंग है धीरे धीरे डिप्लीट हो जाएगी, सेम इसकी भी लाइफस्टाइल में थोड़ी बहुत एडिशन होगी, तो यहाँ से इसकी भी सेविंग बढ़ने लगेगी, मतलब जो सेविंग है खत्म होने लगेगी, मतलब 5,000 में से कुछ यहाँ चला गया, वहाँ चला गया, और आप देखो दोनों की सेविंग लगभग एक बराबर खत्म हो रही है, ठीक है। अब लेकिन इस बंदे ने कहाँ इन्वेस्ट करके रखा था? म्यूचुअल फंड में। इसने 5,000 इन्वेस्ट किया था कहाँ? म्यूचुअल फंड में, और इसको यहाँ से हाई इंटरेस्ट मिल रहा है। देखो, जब इन्फ्लेशन बढ़ता है ना, तो इकोनॉमी भी बढ़ती है, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है, मैं आगे बताऊंगा। बस याद रखना, इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो इकोनॉमी बढ़ेगी, लेकिन एक लिमिट से ज़्यादा इन्फ्लेशन नहीं बढ़ना चाहिए, सिर्फ 30 लिमिट। जैसे फॉर एग्जाम्पल 4 to 5% का इन्फ्लेशन हो तो इट इज़ गुड, तो यहाँ पर म्यूचुअल फंड का इंटरेस्ट रेट भी बहुत बढ़ जाएगा, तो इसको यहाँ से कंपनसेट हो गया। उसका 5,000 की जगह जो 5,000 वहाँ से खर्च हो रहा था, वो 5,000 यहाँ पर वापस आ गया, मतलब इसके पास के 10,000 रुपये मेंटेन रहे। तो आपने देखा अल्टीमेटली सेविंग कैसे, आपकी सेविंग खत्म हुई, ठीक है, और इट हर्ट्स द पुअर मोस्ट, बिकॉज उसके पास कोई और सोर्स नहीं था सेविंग खर्च करने के अलावा। लेकिन जो रिच पर्सन था, ठीक है, जो रिच पर्सन था वो बच गया। वो रिच पर्सन बचा कैसे? बिकॉज ऑलरेडी उसने कहीं पर इन्वेस्ट करके रखा था। देखिए, उसने कहीं पर ऑलरेडी इन्वेस्ट करके रखा था, कैन इन्वेस्ट एंड न्यूट्रलाइज द इम्पैक्ट, ठीक है। उसने क्या किया? अपने जो इम्पैक्ट था इन्फ्लेशन का, उसको न्यूट्रलाइज कर दिया। तो इस तरीके से सेविंग पे एक बार इम्पैक्ट पड़ता है। मैंने बहुत डिटेल में बताया, आई होप आपको चीज़ें समझ में आई हैं। फाइन, चलो ठीक है, आगे चलते हैं। अब दूसरी चीज़ पे इम्पैक्ट पड़ते हैं, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेंडर वाला। मेनली बैंक्स को समझ के चलना, ठीक है, बिकॉज मनी लेंडर सबको तो काउंट नहीं करते, लेकिन बैंक्स को लेके चलना, ठीक है। बैंक की देखो, अब बैंक्स को मैंने इसलिए बोला बिकॉज अगर बैंक के ऊपर इम्पैक्ट पड़ा, ठीक है, अगर बैंक खराब हुए तो फिर पूरी इकोनॉमी खराब होने लगेगी, ठीक है, उन पर बहुत बेकार इम्पैक्ट पड़ेगा। तो देखो क्या होता है, सपोज इन्फ्लेशन बढ़ गया, ठीक है। अब इसके लिए भी एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए मैंने आज से अप्रॉक्सीमेटली 5 साल पहले लोन लिया था, ठीक है। लोन मैंने मान लीजिए 100 रुपये का लिया था। अब मुझे उस पर इंटरेस्ट रेट भर के देना था 5% का, ठीक है। मतलब सीधा सीधा इनको 105 रुपये मिलता बैंक वालों को, ठीक है। कितना मिलता? 105 रुपये। अब क्या हुआ कि मुझे 5 साल बाद भरना था ये। अब उसी साल इन्फ्लेशन बहुत बढ़ गया, ठीक है। मान लीजिए इन्फ्लेशन हो गया 3%, ठीक है, 3% इन्फ्लेशन हो गया। तो अब ये जो मेरा इंटरेस्ट है आपको इससे माइनस करना पड़ेगा, तो ये कितना आ जाएगा? मतलब इफेक्टिवली इनको कितना 2% बस एक्स्ट्रा मिलेगा, ठीक है, बिकॉज इन्फ्लेशन आ गया ना। इन्फ्लेशन देखो क्या करता है, इसे आपको अच्छे समझाता हूँ। ये जो आपका जो भी इंटरेस्ट रेट आपको फ़ायदा होने वाला रहता है, उससे इन्फ्लेशन माइनस करना पड़ता है। जैसे फॉर एग्जांपल आई वाज एक्चुअली गोइंग थ्रू अ स्कीम, ठीक है, एसआईपी के बारे में पढ़ रहा था। आप सब जानते होंगे एसआईपी म्यूचुअल फंड्स।
तो उसमें आई वॉज टॉकिंग टू एन एजेंट, ठीक है, उसने मेरे को बताया कि इफ़ यू विल इन्वेस्ट ₹3,000 मंथली फ्रॉम द सेम मंथ, तो आपको 17 ईयर्स के बाद 28 लाख रुपीज़ मिलेंगे। मैंने बोला इट इज़ गुड, लेकिन उसने बोला कि इसका कुछ फ़ायदा नहीं होगा आपको, बिकॉज उस टाइम पे इन्फ्लेशन भी इतना हो चुका होगा कि इस 28 लाख की वैल्यू कम हो चुकी होगी, ठीक है। तो सेम यहाँ पर है, अगर ये इन्फ्लेशन 0% कर दो तो उसको पूरा पूरा 5% मिलेगा, लेकिन इन्फ्लेशन हो गया 3%, ठीक है, तो आपको 5 में से 3 माइनस करना पड़ेगा, तो इफेक्टिवली इसको भले 105 रुपये देखने को मिल रहा है, लेकिन इन्फ्लेशन की वजह से एक्चुअल में इसको 102 रुपये मिले, ठीक है, बिकॉज सबके दाम बढ़े हैं, तो कुछ फ़ायदा होगा नहीं इसको, ठीक है। तो अगर समझो जब ऐसी कंडीशन होती है, लेंडर मोस्ट ऑफ द टाइम जब भी इन्फ्लेशन आएगा ना, तो बैंक्स को ऐसे ही लॉस होता है, ठीक है। इन्फ्लेशन की वजह से इनको जो एक्चुअल रियलाइज करना रहता है वो रियलाइज नहीं कर पाते हैं, और जो उनका 5 रुपये का प्रॉफिट होना था वो कितने का हुआ, सिर्फ 2 रुपये का प्रॉफिट, ठीक है, सिर्फ 2 रुपये का प्रॉफिट हुआ ना। देखो अब जब 2 रुपये का प्रॉफिट हुआ, तो अब बैंक वाले तो सोचेंगे भैया हमारा बाकी का खर्चा है, जैसे कि आरबीआई को सीआरआर देना है, फिर बाकी जगह हमने जो इतना एडमिनिस्ट्रेशन लगा के रखा है, इसी लगा कर उसका खर्चा निकालना है, तो वो लोग क्या करेंगे, लोन को जो लोन होता है उसको कॉस्टली कर देते हैं, ठीक है, मतलब जिसपे पहले 8% ले रहे थे अब उस पर 10% लेंगे, जिससे कि उनका ये जो 3% का लॉस हुआ है तो उसको कंपनसेट किया जाए। सिंपल सी बात है, जब लोन कॉस्टली होगा तो लोग खरीदेंगे नहीं, ठीक है, सिंपल सी बात है। अगर आप लोन कॉस्टली होगा, जब इन्फ्लेशन बढ़ गया तो मैं कैसे खरीद सकता हूँ। अगर आप बोलो कि भैया कम में 7% पे 6% पे लो तो चलेगा, लेकिन आप बोल रहे हो 10% पे, सो आई वोंट टेक। अब जब कंजम्पशन खत्म होगा, आपने पढ़ा होगा न्यूज़पेपर में काफ़ी, जैसे ही कंजम्पशन खत्म होता है, लोग चीज़ों खरीदना खत्म होते हैं, तब जो फैक्ट्रीज़ हैं वो माल बनाना भी बंद कर देंगी। जब फैक्ट्रीज माल बनाना बंद कर देंगी तो आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ खत्म हो जाएगी, ठीक है, बिकॉज जीडीपी क्या होता है, जीडीपी इज ऑल अबाउट प्रोडक्शन, ठीक है, आपकी प्रोडक्शन कितनी है, यही है ना। अब यहाँ पर जब लोगों ने खरीदना ही बंद कर दिया, तो यहाँ पर फैक्ट्री ने प्रोडक्शन करना भी बंद कर दिया, तो ऑटोमेटिकली आपकी जीडीपी डिक्लाइन हुई, मतलब आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ डिक्लाइन हो गई, ठीक है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था, यूपीएससी इसके ऊपर क्वेश्चन पूछेगा, टेंशन मत लो, ठीक है, इसको समझ लेना अच्छे से, समझ में नहीं आया तो रीवॉच द वीडियो, ठीक है, रिवाइंड करके फिर से देखो। अब बैंक्स का एक और इम्पैक्ट होता है, ठीक है, मतलब ये बैंक्स के ऊपर एक और इम्पैक्ट पड़ता है। मैंने आपको बताया कि जैसे ही उनको वहाँ पर लॉस होगा, मतलब इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो उनका जो प्रॉफिट है वो कम हो जाएगा। जब प्रॉफिट कम होगा तो वो लोग कहीं ना कहीं से कंपनसेट करेंगे। तो आपको पता सबसे अच्छा क्या होता है कंपनसेट करने के लिए, वो होता है डिपॉजिट, ठीक है। जो डिपॉजिट पे मान लो कि वो लोग पहले 4% इंटरेस्ट रेट दे रहे थे, उसे कोई देता नहीं है। ऐसे आज से मैं अप्रॉक्सीमेटली बात कर रहा हूँ 2004 के आसपास की, ठीक है। उस टाइम पे एफडी पे 8 से 9% के आसपास का इंटरेस्ट में मिलता था, ठीक है, 7 साल का। आज वही इंटरेस्ट रेट मुश्किल से 5.8% के आसपास का हो गया। एसबीआई बैंक, पीएनबी सबकी बात कर रहा हूँ, 5.8% हो गया, ठीक है। तो जैसे ही अगर इन्फ्लेशन बढ़ता है, इनका प्रॉफिट कम होता है, तो लोग डिपॉजिट पे इंटरेस्ट रेट कम कर देते हैं। मतलब डिपॉजिट क्या है, डिपॉजिट ये है कि आपने पैसे कमाए, ठीक है, आप बैंक्स के पास आओगे, बैंक्स बोलेगा कि आप मुझे अपना पैसा रखने को दो, ठीक है, मैं उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट दूंगा। बिकॉज अगर आप घर में रखोगे तो वो सोने का अंडा तो है नहीं, मतलब सोने की मुर्गी तो है नहीं जो सोने का अंडा निकलेगा, लेकिन ये आपको बैंक इस तरीके से काम करेगा, ठीक है, आपको इंटरेस्ट रेट मिलेगा। लेकिन बैंक का प्रॉफिट हो गया खत्म, तो बैंक ने बोला कि भैया पहले मैं आपको 4% दे रहा था ना, नाउ आई विल गिव यू जस्ट 2%। तो इससे क्या होगा, अब बाकी लोग भी बोलेंगे कि भाई अब बैंक में कुछ रखने का फ़ायदा हो नहीं रहा है, इससे अच्छा घर में ही रखते हैं, या कहीं सोने में इन्वेस्ट कर देते हैं, या प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर देते, तो ज़्यादा इंटरेस्ट रेट आ जाएगा, ठीक है। तो क्या होता है जिसकी वजह से कि अब कंज्यूमर भी बोलते हैं कि नहीं भाई हम बैंक में ही रखेंगे, जिसकी वजह से दूसरा इम्पैक्ट क्या पड़ता है, बैंक में आते हैं पैसा कम। जब बैंक में पैसा कम आएगा तो बिजनेस को कम पैसा मिलेगा, तो बिजनेस को कम पैसा मिलेगा तो प्रोडक्शन कम होगा। तो मतलब आप देखो, अगर बैंक के ऊपर लॉस पड़ता है, मतलब इन्फ्लेशन से ज़्यादा बढ़ता है, तो डिमांड साइड से भी बैंक को पड़ती है, और ये हमारे सप्लाई साइड से पड़ती है, और अल्टीमेटली ये जो बिजनेस होते हैं उनको पैसा नहीं मिलता और प्रोडक्शन घट जाता है, मतलब हमारी जो इकोनॉमी है वो डिक्लाइन कर जाती है, ठीक है। तो आपको इन्फ्लेशन का मतलब समझ में आया, आई होप सो। इसके बाद आपको इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट समझ में आया, सेविंग के ऊपर क्या होता है। इसके बाद आपको इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट समझ में आया कि लेंडर के ऊपर क्या होता है, मेनली बैंक के ऊपर हमने डिस्कस किया, ठीक है, लेकिन सब लेंडर सेम होंगे। फॉर एग्जांपल मैं आपको लैंड कर रहा हूँ, आप मुझे लैंड कर रहे हो, सेम इम्पैक्ट पड़ेगा ना, ठीक है, ओके। अब फन करेंसी से, ओके, व्हाट विल बी द इम्पैक्ट ऑन करेंसी, ओके, लेट मी चेंज द पेन। सो देखो, सबसे पहले आपको यहाँ पर दो कॉन्सेप्ट समझने हैं। सबसे पहला कॉन्सेप्ट तो आएगा आपका कि एप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन कैसे होता है, ठीक है, एप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन कैसे होता है, और एक्सपोर्ट्स में उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है। देखो यहाँ पर मैंने लिख लिया एप्रिसिएशन, ठीक है, और यहाँ पर मैंने लिख लिया डेप्रिसिएशन, ठीक है। अब देखो डेप्रिसिएशन का मतलब होता है, अगर कोई एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ, ये जो एप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट, वो हम बीओपी में अच्छे से डील करेंगे, ठीक है, और वहाँ पर मैं आपको उसका टेक्निकल एस्पेक्ट बताऊँगा, मतलब जो प्योर इकोनॉमिक्स के टर्म्स में, ठीक है, आपको समझ में आएगा, डोंट वरी। लेकिन यहाँ पर मैं आपको सिर्फ एग्जाम्पल्स के तौर पे बताऊंगा, बिकॉज यहाँ पर मेरा पर्पस जो है, उद्देश्य है, वो सिर्फ और सिर्फ चीज़ों को समझाना है, ठीक है। बीओपी में हम इसे अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो अब क्या होगा,
देखो याद रखना, और ये जो समझा रहा हूँ ना, डेप्रिसिएशन अप्रिसिएशन इम्पोर्ट एक्सपोर्ट एग्जाम्पल के तौर पे अच्छे समझना, बिकॉज मॉनेटरी पॉलिसी में भी समझना पड़ेगा इस चीज़ को, वरना समझ में नहीं आएगी मॉनेटरी पॉलिसी, ठीक है। तो देखो डेप्रिसिएशन क्या होता है। डेप्रिसिएशन ऑफ रुपीज़ का मतलब क्या होता है, जो रुपीज़ की जो वैल्यूज़ हैं वो कम हो जाती है, ठीक है। रुपीज़ की वैल्यू कम होगी मतलब जो नंबर ऑफ रुपीज़ हैं वो इकोनॉमी में बढ़ गए हैं, ठीक है। नंबर ऑफ रुपीज़ जो है इकोनॉमी में बढ़ गए हैं। कैसे समझाता हूँ। देखो किसी चीज़ की वैल्यू कम हो, मैंने क्या बोला, किसी चीज़ की वैल्यू तब कम होती है जब उसकी जो क्वांटिटी है बढ़ जाती है, ठीक है। जब आपके सामने खाना ज़्यादा रहता है तो आपको उसकी वैल्यू नहीं रहती है, लेकिन जब वही खाना नहीं मिलता है, जैसे फॉर एग्जांपल दिल्ली से पहले जब हम घर में रहते थे तो हम अपने खाने को बेकार बोलते थे, और आज हम उसी खाने को मतलब रिस्पेक्ट करते हैं, बोलते हैं यार भाई घर का खाना मिल जाए, बिकॉज वहाँ पर खाना ज़्यादा मिलता था, पर्याप्त मिलता था, यहाँ पर वैसा नहीं होता, ठीक है। एक और एग्जाम्पल समझाता हूँ लेमन टर्म्स के एग्जाम्पल में। फॉर एग्जांपल आज से 5 से 6 साल पहले या 3 से 4 साल पहले की बात करूँ, 2 GB डेटा को हम पूरे महीने भर चलाया करते थे, ठीक है। उसकी वैल्यू उस टाइम पे 200 से 250 रुपये हुआ करती थी, और आज हमें 10 GB भी कम पड़ता है, ठीक है। दिन में 10 GB भी कम पड़ता है, ऐसे ऐसे दिन आ जाते हैं। ऐसा क्यों होता है, बिकॉज जो जो डेटा की वैल्यू है वो घट गई है। क्यों? बिकॉज वो बहुत ज़्यादा अवेलेबल हो गया, ठीक है। अब वैसे मार्केट में से बिक रहा है, भाई आ जाओ डेटा ले जाओ, ठीक है। समझ में आया? वैल्यू कम होना मतलब जो नंबर ऑफ रुपीज़ है वो बढ़ जाना, इसे बोलते हैं डेप्रिसिएशन ऑफ रुपीज़। एप्रिसिएशन ऑफ रुपीज़ क्या होता है? एप्रिसिएशन ऑफ रुपीज़ मतलब रुपीज़ की वैल्यू बढ़ जाना, ओके, इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ रुपीज़, जिसकी वजह से मतलब जिसका इम्पैक्ट क्या होता है, जो नंबर है उसके कम रहेंगे, ठीक है। किसी की वैल्यू बढ़ना मतलब उसके जो नंबर्स रहेंगे इकोनॉमी में कम रहेंगे। लेकिन ये जो मैं बोल रहा हूँ वो एब्सोल्यूट टर्म्स में नहीं है, ठीक है। जो नंबर घटना बढ़ना बोल रहा हूँ वो एब्सोल्यूट टर्म्स में नहीं है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि मैं ये नहीं बोल रहा कि जैसे ही मतलब मैं बोल रहा हूँ रुपये कम हो गए, मतलब ये नहीं कि आरबीआई ने रुपीज़ निकाल लिए यहाँ से, जैसे मान लो यहाँ पर 2 रुपये थे और यहाँ पर आरबीआई ने हटा दिए, ऐसा नहीं है। एज कम्पेयर टू समथिंग, मतलब ये रिलेटिव कॉन्सेप्ट है, ये एब्सोल्यूट कॉन्सेप्ट नहीं है, ये एक रिलेटिव कॉन्सेप्ट है। मतलब मैं एज कम्पेयर टू डॉलर बोल रहा हूँ, यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर डॉलर रख रहा हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर सिर्फ एक ही डॉलर था और रुपीज़ 4 थे, तो सिंपल सी बात है, रुपीज़ को लोग डॉलर को लोग ज़्यादा वैल्यू करेंगे, ठीक है, रुपीज़ की कम वैल्यू करेंगे, तो इसलिए उसकी वैल्यू कम हो गई है। एग्जाम्पल के तौर पर समझा रहा हूँ, ठीक है, नॉट टेक्निकल। अब यहाँ पर आप देखो, अब यहाँ पर मान लो $4 दिख रहा है, तो डॉलर ज़्यादा है, रुपीज़ कम है, इज्जत किसको ज़्यादा मिलेगी? रुपीज़ को, ठीक है। ये समझाना चाहता था आपको मैं, वैल्यूज़ घटना और बढ़ना। वैल्यू अगर किसी की बढ़ रही है तो चीज़ अप्रिशिएट कर रही है, मतलब उसका नंबर घट रहा है, बट एज कंपेयर टू समथिंग, एंड व्हाट इज दैट? दैट इज डॉलर। यहाँ पर भी आप देखो, वैल्यू घट रही है मतलब नंबर बढ़ रहा है एज कंपेयर टू डॉलर, ठीक है। तो ये है हमारा एप्रिसिएशन एंड डेप्रिसिएशन, ठीक है। समझ में आया एप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन, ठीक है। अब इसका इम्पैक्ट हम देखेंगे एक्सपोर्ट्स के ऊपर, ठीक है। इसका इम्पैक्ट हम देखेंगे अब एक्सपोर्ट्स के ऊपर। देखो क्या होता है, जैसे मान लो आज से मान लो 5 साल पहले की बात है, कोई सैम नाम का बंदा था, ठीक है, सैम था। अब वो क्या करता था, इंडिया में अपने $5 लेके आया करता था, और उसको क्या मिला करता था? 4 रुपये मिला करते थे, या मान लो 5 रुपये मिला करते, ठीक है। ऐसे 5 रुपये उसे मिला करते थे, और वो इन 5 रुपये का पेन खरीद के घर वापस चले जाया करता था, ठीक है। अब मान लो हमारे यहाँ रुपी डेप्रीशिएट कर गया, रुपी डेप्रीशिएट कर गया मतलब उसकी वैल्यू घट गई है, मतलब नंबर ऑफ रुपीज़ बढ़ गए, मतलब मैंने यहाँ पर रुपीज़ एक और बढ़ा दिया। अब उसे पता चलेगा भाई यहाँ पर तो वैल्यू डेप्रीशिएट कर गई है, तो मुझे जो $5 पे 5 रुपये मिलते थे, अब उसकी जगह मेरे को लगे 6 रुपये। अब मैं उससे खरीदूंगा 6 पेन, अब मैं घर लेके जाऊँगा, तो मतलब क्या हुआ? एक्सपोर्ट बढ़ा। आपके यहाँ से पहले 5 पेन जा रहे थे, अब 6 पेन जा रहे हैं, मतलब एक्सपोर्ट बढ़ना, इसी को बोलते हैं ना एक्सपोर्ट बढ़ना, चीज़ें बाहर ज़्यादा बिकना। दिस इज डेप्रीसिएशन ऑफ मनी, ठीक है। और इसका इम्पैक्ट क्या होता है? एक्सपोर्ट्स पे पॉजिटिव होता है। अब वहीं दूसरी तरफ एक और कंडीशन देखते हैं। सो फॉर दैट आई नीड सम इरेजर, ओके। अब मान लो कि सैम के पास सेम $5 है, हमारे पास देखो। अब क्या हुआ, यहाँ पर मैंने बोला कि रुपी अप्रिशिएट कर गया, मतलब वैल्यू बढ़ गई, मतलब उसके जो नंबर हैं कम हो जाएंगे, ठीक है। ये घट गया, ये घट गया और ये घट गया। अब सैम भाई बोलेंगे कि भाई पहले तो मैं जाता था इंडिया और वहाँ पर इन्वेस्ट करता था, मुझे पहले मिला करते थे कितने? 5 रुपये, और 5 रुपये से मैं खरीदा करता था 5 पेन, ठीक है। अब मेरे को मिल रहा है 5 रुपये के जगह 3 रुपये, अब मैं सिर्फ खरीद रहा हूँ 3 पेन, तो बोलेगा मैं क्यों खरीदूँ? वाई शुड आई परचेज इट? मुझे तो ये अमेरिका में भी 5 के 3 मिल जाते हैं। तो क्या हुआ, आप मेरे यहाँ से ये पेन खरीदना बंद कर दिया, मतलब मेरा जो एक्सपोर्ट है घट गया, ठीक है। ये नेगेटिव इम्पैक्ट है एक्सपोर्ट्स के ऊपर, ठीक है। अप्रिसिएशन एक्सपोर्ट को घटाता है, डेप्रिसिएशन एक्सपोर्ट को बढ़ाता है। लेकिन आपने एक चीज़ सुनी होगी काफ़ी टाइम से कि हमें ये देखने को मिल रहा है, इंडिया में लगातार रुपये की वैल्यू डिप्रिशिएट कर रही थी, लेकिन हमारा एक्सपोर्ट नहीं बढ़ा, ठीक है। एक्सपोर्ट हमारा नहीं बढ़ा। वो क्यों नहीं बढ़ा? जस्ट बिकॉज कि हमारे यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं है।
ठीक है, हमारे यहाँ पर इकोनॉमी वाला फंडा तो काम कर जाता है, लेकिन देर इज़ नो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। रैंक इंप्रूव हुई है बट ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की खुद की लिमिटेशन है, वो सिर्फ 3 सिटीज़ को एक्चुअली लेता है। फॉर एग्जांपल दिल्ली, मुंबई, कैलकाटा को इस साल से लेना चालू किया है। सो पूरे इंडिया में इसका इम्पैक्ट देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, साथ ही साथ इंडिया में जो प्रोडक्शन है वो कम होता है, और भी बहुत सारे स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, जिसको हम अभी फ्यूचर में देखेंगे, जिसकी वजह से ये जो रुपीज़ का जो इम्पैक्ट दिखना चाहिए एक्सपोर्ट पे वो देखने को नहीं मिलता है। उल्टा क्या हो जाता है, उल्टा हमारा फिस्कल डेफिसिट बढ़ जाता है। आप सोचेंगे फिस्कल डेफिसिट कैसे बढ़ जाता है? देखो, इन्फ्लेशन, ठीक है, महंगाई बढ़ रही है, मैंने बोला कि इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो उसका फ़ायदा होगा एक्सपोर्ट बढ़ने में, लेकिन एक्सपोर्ट तो बढ़ नहीं रहा है। लेकिन अभी जो इन्फ्लेशन बढ़ा है वो लोगों को तो चुभेगा ना। पहले आप 5 रुपये की भाजी लाते थे, अब 10 रुपये की ला रहे हो, लोग प्रोटेस्ट करेंगे, तो गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा? गवर्नमेंट को यहाँ पर कुछ सब्सिडी देनी पड़ेगी, भाजी में सब्सिडी देनी पड़ेगी, तो गवर्नमेंट को अपनी तरफ से पैसा खर्च करना पड़ेगा। फिस्कल डेफिसिट क्या होता है? गवर्नमेंट जब खर्च करती है लोगों के वेलफेयर के लिए, वो फिस्कल डेफिसिट पे काउंट होता है। ठीक है, तो फिस्कल डेफिसिट गवर्नमेंट का बढ़ जाता है, जिससे और इन्फ्लेशन बढ़ता है, और ये विशियस साइकिल चलती रहती है। ठीक है, करेंसी डिप्रिशिएट की, एक्सपोर्ट इंक्रीज हुए, वो नहीं हो पाए, ठीक है, उल्टा गवर्नमेंट को फिस्कल डेफिसिट बढ़ाना पड़ा, फिर इन्फ्लेशन बढ़ेगा, फिर करेंसी डिप्रिशिएट करेगी, तो ये चीज़ चलती रहती है। ठीक है, समझ में आ रहा ना? जिसकी वजह से इंडियन इकोनॉमी में हम इन्फ्लेशन को टॉलरेट नहीं करते, 2 से सिर्फ मैक्सिमम 6% हम लेके चलते हैं। ठीक है, ये हमारा RBI का रेट है, उसको मैं आगे एक्सप्लेन करूँगा। ये 4 है +-2, और यहाँ पर ये 2 से 4 है, और यहाँ +-2 चलता है। ठीक है, +-2 चलता है, वो आगे समझाऊंगा, डोंट वरी। ठीक है, तो ये था हमारा इम्पैक्ट ऑन करेंसी। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट भी इंपॉर्टेंट था। आज हमने 2 टॉपिक अच्छे से डिटेल में डिस्कस किए। व्हाट इज़ मीनिंग ऑफ इन्फ्लेशन, ठीक है, एंड व्हाट इज़ इम्पैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन ऑन करेंसी, ठीक है, दोनों चीज़ें हमें बहुत ही अच्छे से समझ में आई है। आपको कोई डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। बाकी जो टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन है वो अगली वीडियो में कंप्लीट करेंगे, और उसके बाद एक और वीडियो में आएगा, अप्रॉक्सीमेटली 15 मिनट की वीडियो आएगी, जिसमें हम CPI, WPI और थोड़े बहुत करंट डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग इन्फ्लेशन। आई होप आपको इन्फ्लेशन का ये बेस समझ में आया है। इसके बिना आगे का लेक्चर मत देखिएगा, वरना कुछ समझ में नहीं आएगा। अगर समझ में नहीं आया तो इसको 2 बार देखो, ठीक है, और आई होप समझ में आया होगा। फिर भी थोड़ा बहुत डाउट है कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। सो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, और हम मिलेंगे कल एक नई वीडियो के साथ। टिल दैट टाइम, thank you, have a nice day, friends. Guys, today we are going to start with lecture number 2 of inflation. Okay, in this lecture we will see 2 things. First, we will come to know about types of inflation, that is in general, that is on cost based and on the basis of rate. Then in the second part of the video we will come to know about inflation in India, that is how inflation occurs in India, what are the causes of inflation in India, and rest of the things. Fine. So before moving to the video, let's try to revise the last video. Okay, लास्ट वीडियो का रिवीजन कर लेते हैं। तो लास्ट वीडियो में हमने 3 चीज़ें पढ़ी थी। सबसे पहले हमने जाना था इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है। ओके, आई विल टेक जस्ट 4 to 5 minutes फॉर रिवीजन। दोज हु हैव रिवाइज्ड दे कैन स्किप द वीडियो फॉर 5 minutes, रेस्ट कैन बेयर विथ मी फॉर जस्ट 4 to 5 minutes. I will be very quick, that means I won't be speaking slow, I will be very fast, like that. Then from the lecture onwards I will be slowing up my speed. Fine, so let's begin. So inflation का मतलब होता है 2 पॉइंटर। ठीक है, सबसे पहली बात तो राइज इन प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। सेकेंड थिंग इज डिक्रीज और डेप्रिसिएशन और डिनोमिनेशन ऑफ वैल्यू ऑफ रुपीज़। ठीक है, मतलब जो परचेजिंग पावर रहती है उसका घट जाना, प्लस राइज इन प्राइस, बोथ पॉइंट्स व्हेन मीट, दिस इज कॉल्ड एज इन्फ्लेशन। ठीक है, सेकेंड थिंग वी केम टू नो अबाउट द इम्पैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन। फर्स्ट वी सी द इम्पैक्ट ऑन सेविंग्स। ओके, हमने देखा कि जो रिच रहते हैं दे गेट हर्ट लिटिल, ओके, बिकॉज दे इन्वेस्ट इन सम ऑफ द सिक्योरिटीज़ और अदर थिंग्स और सम इन्वेस्टमेंट, जिससे उनका जो इम्पैक्ट रहता है वो न्यूट्रलाइज हो जाता है। वेयर एज जो पुअर के पास सेविंग कम रहती है और उसकी जो सेविंग रहती है वो एग्जॉस्ट कर जाती है। ओके, दैट्स वाई ही गेट्स द हर्ट मोस्ट। सेकेंड वी केम टू नो अबाउट द लेंडर। ओके, लेंडर कैसे हर्ट होता है, हमने इसमें बैंक का एग्जांपल लेके समझा था। जैसे ही इन्फ्लेशन बढ़ता है तो उनका जो प्रॉफिट रहता है वो कम हो जाता है। जब प्रॉफिट कम हो जाता है तो वो 2 चीज़ों में डिक्रीज करते हैं। एक तो डिपॉजिट के रेट में, मतलब जो हमें डिपॉजिट में इंटरेस्ट रेट मिलता था पहले तो अप्रॉक्सीमेटली 8 से 9% का, वो कम करके वो अप्रॉक्सीमेटली 5 से 7% ले आते हैं। ठीक है, जिससे कि अब जो कस्टमर रहेगा उसके पास कोई मोटिवेशन नहीं रहेगा कि वो अपने पैसे बैंक में जमा करे, और उससे क्या होगा, कंजम्पशन डिक्लाइन होगा। ठीक है, और साथ ही साथ लोन्स भी महंगे हो जाते हैं।
जिससे कि बाकी जो बिजनेसमैन है वो भी लोन नहीं लेते हैं, तो वहाँ पे भी कंजम्पशन डिक्लाइन होता है। और ओवरऑल अगर आप देखें तो प्रोडक्शन डिक्लाइन होगा। जैसे ही कंजम्पशन डिक्लाइन होगा, प्रोडक्शन डिक्लाइन होगा। ये मैंने पिछले वीडियो में एक्सप्लेन किया था क्यों। और उसके बाद प्रोडक्शन डिक्लाइन होगा मतलब जीडीपी डिक्लाइन हो रही है, जीडीपी डिक्लाइन हो रही है मतलब हमारी इकोनॉमी डिक्लाइन हो रही है। ठीक है, इसके बाद साथ ही साथ हमने लास्ट में देखा था कि क्या इम्पैक्ट पड़ता है यूजुअली करेंसी पे। ठीक है, करेंसी पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, हमने देखा था डेप्रिसिएशन, अप्रिसिएशन। साथ ही साथ हमने ये भी देखा था फिस्कल डेफिसिट के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें पिछले लेक्चर में हमने कंप्लीट की थी, और आज की इस वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन। ठीक है, टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन। ओके, बिफोर गोइंग टू दैट लेट अस सी कि न्यूज़ आर्टिकल्स क्या कहते हैं इन्फ्लेशन के बारे में। ठीक है, अगर आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर हमारे रघुराम राजन साहब कह रहे हैं कि ग्लोबल डेप्रिसिएशन की वजह से हमारा जो इन्फ्लेशन है वो बढ़ रहा है। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे वेजिटेबल के प्राइस बढ़ने की वजह से इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। ठीक है, ये आपको दिख रहा है ना। और फिर गवर्नमेंट इज़ नॉट एबल टू कंट्रोल द इन्फ्लेशन, ये सब चीज़ें आपको दिखाई दे रही हैं। अगर आप मेजर सारे न्यूज़पेपर को कॉम्प्रीहेंड करें पिछले 4 से 5 साल में, ठीक है, पिछले 4 से 5 साल में, तो आपको ये पॉइंट्स दिखाई देंगे इन्फ्लेशन के मेजर कॉजेस। ठीक है, जैसे कि ग्लोबल क्रूड प्राइस बढ़ जाना, रुपी का डिप्रिसिएशन हो जाना, हाई एमएसपी अनाउंस कर देना गवर्नमेंट के द्वारा, या फिर ब्रीचिंग फिस्कल डेफिसिट टारगेट। ठीक है, अब हम जानेंगे कैसे सिर्फ हर बार मोस्ट ऑफ द टाइम यही रीजंस होते हैं इन्फ्लेशन को बढ़ावा देने के लिए। उसके लिए हमें पढ़ना पड़ेगा टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन। ठीक है, अब एक्चुअली दो टाइप्स के इन्फ्लेशन होते हैं, एक होता है कॉस्ट बेस्ड, दूसरा होता है रेट बेस्ड। कॉस्ट बेस्ड के लिए थोड़ा सा वेट करो, सबसे पहले देखते हैं रेट बेस्ड। ठीक है, रेट बेस्ड में आपको यहाँ पर रट्टा मारना है। ठीक है, यहाँ पर कुछ समझाने वाली चीज़ नहीं है, जस्ट हैव टू मग अप द थिंग्स। ठीक है, यू हैव टू क्रेम द थिंग्स। सो सबसे पहले आता है क्रीपिंग इन्फ्लेशन। ठीक है, क्रीपिंग इन्फ्लेशन एक नॉर्मल इन्फ्लेशन होता है, ये इकोनॉमी में हर कोई एक्सपेक्ट करता है। ठीक है, यूजुअली इंडियन इकोनॉमी में इस इन्फ्लेशन को देखा जाता है 4%। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज ग्रोथ इन्फ्लेशन। व्हेन दिस इन्फ्लेशन विल बी देयर, सो देयर विल बी ग्रोथ इन द इकोनॉमी। But when inflation increases, like it goes beyond 6%, then it is called as trotting inflation. Okay, this is a sign of danger that there will be a galloping inflation. Okay, galloping inflation, galloping, gallop. Okay, this word is derived from camel. Okay, camel gallops, like कैसे चलता है वो, ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे। दैट मीन्स उसका अगर आप वो देखें जो हम्प रहती है। ठीक है, तो यहाँ पर इन्फ्लेशन अगर आप गैलोपिंग इन्फ्लेशन में 8 से 10% के बीच में वेरी करता है, कभी 6% है, कभी 8, फिर 10, 6, 8, 10, 6, 8, 10। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज गैलोपिंग इन्फ्लेशन। आपको याद रखने का पड़ेगा कि इसमें जो इन्फ्लेशन का रेट होता है वो 8 से 10% के बीच में होता है। क्रीपिंग में होता है 4% के आसपास, एंड दिस इज गुड इन्फ्लेशन। ओके, दिस इज कॉल्ड एज ग्रोथ इन्फ्लेशन। दिस इज एक्सपेक्टेड बाय ईच एंड एवरी कंट्री। ठीक है, इसके बाद आता है रन अवे इन्फ्लेशन। ठीक है, और ये वाला इन्फ्लेशन इंडिया में देखा जाता है, जो क्रीपिंग इन्फ्लेशन है। ठीक है, इंडिया में देखा जाता है। ठीक है, इससे ही हमारी ग्रोथ बढ़ती है, और यूजुअली जो आरबीआई को टारगेट दिया गया है वो भी इसी के आसपास का दिया गया है। ठीक है, 4 के ऊपर ±2। तो क्रीपिंग इन्फ्लेशन इज गुड। ट्रॉटिंग इन्फ्लेशन मैंने आपको बताया कि जब ये 4 मतलब 6% के बाहर जाता है, जैसे कि आपने देखा यहाँ पर मैक्सिमम इन्फ्लेशन इंडिया कितना टॉलरेट कर सकता है, 6%। इससे बाहर जाएगा तो उसको हम बोलेंगे ट्रॉटिंग इन्फ्लेशन। ठीक है, इसके बाद हमने देखा गैलोपिंग इन्फ्लेशन, बार बार गैलॉप करता है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। ठीक है, इसके बाद आता है रन अवे इन्फ्लेशन। ओके, रन अवे इन्फ्लेशन। अब रन अवे इन्फ्लेशन इज क्वाइट डेंजर। ओके, यहाँ पर अप्रॉक्सीमेटली 15 से 18% के आसपास इन्फ्लेशन पहुंच चुका रहता है। ओके, दिस इज अ वेरी डेंजर साइन। ओके, बिकॉज रन अवे इन्फ्लेशन कैन बी कन्वर्टेड इनटू हाइपर इन्फ्लेशन, और एक बार जब हाइपर इन्फ्लेशन आ गया तो 90 to 95% चांसेस है इकोनॉमी डूब जाएगी। ओके, जैसे कि अब आपने ईरान में देखा, तो ईरान ने कुछ स्टेप्स लिए, लाइक उसने नई करेंसी इंट्रोड्यूस कर दी अपनी। अगर पाकिस्तान को देखें तो वो जब से रन अवे इन्फ्लेशन में चल रहा है। ठीक है, इंडिया का अगर आप देखें तो अप्रॉक्सीमेटली 1970s के दौर पे हमारे यहाँ रन अवे इन्फ्लेशन चला करता था। ठीक है, उसमें महंगाई कम नहीं थी, बहुत ज़्यादा थी महंगाई 1970s 80s के आसपास। ठीक है, तो ये हो गए हमारे रेट बेस्ड इन्फ्लेशन। क्या कौन कौन से थे? क्रीपिंग इन्फ्लेशन था, ट्रॉटिंग इन्फ्लेशन था, गैलोपिंग इन्फ्लेशन था, रन अवे इन्फ्लेशन था, हाइपर इन्फ्लेशन था। ठीक है, ये दो रेट याद रखना, एक 4% वाला और एक 8 से 10% वाला, और बाकी आप सेम ऐसा डिट्टो कॉपी कर सकते हैं। ओके, दिस इज ऑल अबाउट रेट बेस्ड इन्फ्लेशन, और ये कोई नहीं पूछने वाला। लेट मी वेरी क्लियर। ठीक है, प्रीलिम्स में हो सकता है शायद तक आ जाए, बट चांसेस कम है। फाइन, अब जो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है वो है कॉस्ट बेस्ड इन्फ्लेशन। ठीक है, कॉस्ट बेस्ड इन्फ्लेशन, उसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट आता है कॉस्ट बेस्ड इन्फ्लेशन में हमारे पास दैट इज डिमांड पुल इन्फ्लेशन। ठीक है, डिमांड पुल इन्फ्लेशन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो क्या होता है डिमांड पुल इन्फ्लेशन में, समझना, ध्यान से समझना कि क्या होता है। मान लीजिए इकोनॉमी इक्विलिब्रियम पोजीशन में है।
ठीक है, मान लीजिए एक 2 रुपये हैं, 4 रुपये हैं इकोनॉमी में, ठीक है, और 4 प्रोडक्ट हैं, 4 प्रोडक्ट है, ठीक है। और ये जो इकोनॉमी है काफ़ी इनकेपेबल टाइप की इकोनॉमी है। इनकेपेबल टाइप की मतलब कि इसमें प्रोडक्शन इतनी जल्दी नहीं बढ़ता है। मतलब जो प्रोड्यूसर है, मान लीजिए हमारे जो विजय माल्या साहब हैं, उनके पास प्रोड्यूस करने के लिए पैसे नहीं आते हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि उनके पास टेक्नोलॉजी नहीं है, ह्यूमन स्किल्स नहीं है, ये सब नहीं है, जिसकी वजह से वो बहुत ही जल्दी अपना जो प्रोडक्शन है वो बढ़ा नहीं पाते हैं, ठीक है। ऐसी ही कंडीशन है। अब मान लीजिए गवर्नमेंट ने सोचा कि भाई इलेक्शन ईयर होने वाला है, तो लोगों को थोड़ा पैसा ऐसा बांटा जाए किसी तरीके से जिससे कि हम इलेक्शन में जीत जाए। तो गवर्नमेंट ने कोई स्कीम निकाली, बोला कि हम यूजुअली हम यूनिवर्सल बेसिक इनकम की स्कीम निकाल देते हैं और लोगों को पैसे बांट देते हैं, ठीक है। तो उसमें गवर्नमेंट ने मान लीजिए $1 इंट्रोड्यूस कर दिया, ठीक है, $1 इंट्रोड्यूस कर दिया। जब गवर्नमेंट ने $1 इंट्रोड्यूस किया, तो आप सब जानते हैं विजय माल्या तो बड़े इनकेपेबल टाइप के पर्सन है, ठीक है, तो वो प्रोडक्शन नहीं बढ़ा पाएंगे, ठीक है। लेकिन अब प्रॉब्लम यहाँ पर ये हुई है, सबके पास पैसे आ गए, ठीक है। पैसे पहले मान लीजिए सिर्फ 4 लोगों के पास पैसे थे, 5वें के पास भी पैसे आ गए। अब ये सब लोग डिमांड करने गए कि भैया मुझे ये चाहिए, मुझे चाहिए। मान लो ये जो 3 प्रोडक्ट हैं, ये 3 बिक गए, ठीक है, ये 3 बिक गए, ये इन तीनों ने ले लिए, ठीक है। अब बचे 2 लोग, 2 लोग बचे हैं और प्रोडक्ट सिर्फ एक है। तो अब ये लोग बोली लगाना चालू करेंगे कि भाई मैं इसके $1 दूंगा, वो बोलेगा मैं $2 दूंगा, वो बोलेगा $3 दूंगा, क्योंकि पैसे बढ़ गए, ठीक है। पहले जो आखिरी पर्सन था ये डिमांड नहीं कर रहा था, बिकॉज उसके पास पैसे नहीं थे। लेकिन अब गवर्नमेंट ने यूनिवर्सल बेसिक इनकम डाल दी है, जिसकी वजह से ये डिमांड करने लगा है, भाई मुझे भी वाला प्रोडक्ट चाहिए। जिसकी वजह से क्या हो रहा है, आप देख रहे हो प्राइस चीज़ों का बढ़ रहा है। जैसे जो चीज़ पहले $1 की मिल रही थी, अब $2 की हो गई है, $3 की हो गई। तो इसी को बोलते हैं डिमांड पुल इन्फ्लेशन। मतलब ये कि आपने सप्लाई बढ़ा दी किसी तरीके से, ठीक है, सप्लाई आपने बढ़ा दी, और लेकिन जो प्रोडक्शन साइड था, ठीक है, प्रोडक्शन साइड वो नहीं बढ़ी। प्रोडक्शन साइड क्यों नहीं बढ़ी? बिकॉज इकोनॉमी में कुछ प्रॉब्लम थी। मतलब या तो प्रोडक्शन की प्रॉब्लम थी, या कुछ स्किल्स नहीं थी, मतलब बहुत सारे रीजन हो सकते हैं जिसकी वजह से बिजनेसमैन ने प्रोडक्शन नहीं बढ़ाया। और वो बढ़ाएगा तो लेट बढ़ाएगा, वो भी चेक करेगा कि भाई सही में डिमांड हुई है कि बस ऐसे ही है, ठीक है। इसी को हम बोलते हैं डिमांड पुल इन्फ्लेशन। अगर हम शॉर्ट में डिमांड पुल इन्फ्लेशन के बारे में बोले, तो शॉर्ट में होता है कि डिमांड बढ़ा दी गई, ठीक है, पैसे देकर डिमांड बढ़ा दी गई, बट जो सप्लाई साइड थी, मतलब जो प्रोडक्शन था उसको नहीं बढ़ाया गया, ठीक है। इसको शॉर्ट में हम बोलते हैं डिमांड पुल इन्फ्लेशन। और इंडिया में मोस्ट ऑफ द टाइम यही होता है, ठीक है। आप देखते हैं इलेक्शन ईयर में, जैसे अभी गवर्नमेंट ने कुछ टाइम पहले MSP बढ़ा दी, लेकिन भाई प्रोडक्शन तो है ही नहीं ना, तो कहाँ से काम होगा? आपने एक्स्ट्रा पैसे डाल दिए इकोनॉमी में, अब लेकिन जो प्रोडक्शन चल रहा था फैक्ट्री के द्वारा, सेम प्रोडक्शन चल रहा है। सेम अगर यूनिवर्सल बेसिक इनकम डाल दी जाएगी तो यही होने वाला है। समझ में आ रहा है ना? दिस इज कॉल्ड एज डिमांड पुल इन्फ्लेशन। अब कुछ फैक्ट्स हैं रिलेटेड टू डिमांड पुल इन्फ्लेशन। बिफोर दैट लेट मी चेंज द पेन। देखो, अब यही एक रीज़न है, ठीक है, यही एक रीज़न है। जैसे आप लोगों के दिमाग में कई बार क्वेश्चन आता है कि भाई अब गवर्नमेंट रियल में लोगों का वेलफेयर चाहती है तो क्यों पैसे नहीं बांट देती है सबको? जैसे फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट के पास मान लीजिए अरबों रुपए हैं, ठीक है, गवर्नमेंट के पास अरबों रुपए हैं, इंडिया की पॉपुलेशन 130 करोड़ की है, सबको ये पैसे बांट दें, इट इज़ फाइन। लेकिन आप ये सोचो, अगर पैसे गवर्नमेंट सबको बांट देगी तो क्या उसी मात्रा में प्रोडक्शन बढ़ेगा इंडिया में? क्या उसी मात्रा में ऑडी आएंगी? क्या उसी मात्रा में टाटा सुजुकी की गाड़ी बन रही है? क्या उसी मात्रा में आपके घर बन पाएंगे? नहीं। सिंपल सी बात है कि इन सब चीज़ों के जो दाम है बढ़ जाएंगे। मतलब हमारी जो रुपीज़ है बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, इसकी वैल्यू कम हो गई है। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, जिसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, ठीक है, तो उस चीज़ को मतलब गवर्नमेंट को डीमोनेटाइज करना पड़ता है, मतलब जो करेंसी है उसको बाहर निकालना पड़ता है। जैसे कि एक टाइम पे रुपये मतलब 25 पैसे की वैल्यू हुआ करती थी, लेकिन अब महंगाई इतनी बढ़ गई कि 25 पैसे में कुछ आता ही नहीं था, इसलिए गवर्नमेंट को 25 पैसे हटाना पड़ा। इन द सेम वे एक दिन ऐसा आ जाएगा, अगर पैसे बांटते रहे तो 500 रुपये भी गवर्नमेंट को हटाने पड़ेंगे। तो ऐसा गवर्नमेंट चाहेगी कि हमारी इकोनॉमी में ऐसी कंडीशन आए? नहीं। यही रीज़न है गवर्नमेंट फ्री में चीज़ें नहीं बांटती है, मतलब फ्री में पैसे नहीं बांट देती है, उसका एक रीज़न है, ठीक है। तो उस जो रेट है, मतलब जिस रेट से ऊपर गवर्नमेंट पैसे नहीं बना सकती, उसको बोलते हैं नेरू, ठीक है, नॉन एक्सेलरेटिंग इन्फ्लेशन रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है, इसको नेरू बोलते हैं। इस रेट को याद रखना, नेहरू। अभी कहीं तक पूछा नहीं गया है, मे बी किसी स्टेट PCS में पूछ ले, ठीक है, नेहरू, नेहरू याद रखना, ठीक है, ओके। इसके बाद मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, जो इन्फ्लेशन होता है क्रीपिंग इन्फ्लेशन, वो गुड इन्फ्लेशन कहा जाता है, ठीक है। 4% का इन्फ्लेशन बहुत ही अच्छा होता है, जिससे इकोनॉमिक ग्रोथ होती है, प्रोडक्टिविटी सस्टेन रहती है, सो दैट इज़ गुड, ओके। और याद रखना, ये जो मैंने बताया आपको डिमांड पुल इन्फ्लेशन, ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन है हमारी डेवलपिंग इकोनॉमीज़ में, ठीक है, डेवलपिंग इकोनॉमीज़ में काफ़ी ज़्यादा कॉमन है ये, ठीक है। समझ में आया डिमांड पुल इन्फ्लेशन? अच्छे समझ में आया, ओके फाइन। अब मूव करते हैं कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन में, ठीक है, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। तो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन आप समझ रहे हैं, नाम से ही समझ में आ रहा होगा आपको कि कॉस्ट पुश हो रहा है, मतलब कहीं पर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गया है,
ठीक है, कहीं पर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गया। अब इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है हमारे पास ऑयल। ठीक है, हमारे यहाँ पर अभी ऑयल का प्राइस कुछ 80 रुपये चल रहा है शायद तक। ठीक है, जगह जगह वेरी करता है, तो 70 से 80 के बीच में चल रहा है। ठीक है, 80, और वो भी तब जब मार्केट में ऑयल के जो प्राइसेस हैं क्रैश कर चुके हैं। ठीक है, ऑयल के प्राइसेस लगभग क्रैश कर चुके हैं, पानी के भाव ऑयल बिक रहा है, बट फिर भी हमारे यहाँ पर 80 रुपये लग रहा है, जस्ट बिकॉज की गवर्नमेंट उस पर बहुत सारे टैक्सेस लगाती है, बहुत सारी ड्यूटीज़ लगाती है, गवर्नमेंट उसका प्रॉफिट हमें नहीं दे रही है। ठीक है, अब मान लीजिए धोखे धड़ा के कल ऑयल का प्राइस बढ़ गया। ठीक है, अब मान लीजिए मार्केट में ऑयल का प्राइस 100 रुपये हो गया, एक्चुअली बैरल में मेजर किया जाता है, बट मैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए रुपये में बोल रहा हूँ। ठीक है, तो 100 रुपये हो गया, तो अब गवर्नमेंट इसको बढ़ा देगी। ठीक है, गवर्नमेंट पीस कर देगी, बोलेगी भैया 100 रुपये हो गया है, तो हम बढ़ा दे रहे हैं अपने हिसाब से। आप पेट्रोल का प्राइस 100 रुपये हो गया है, अब लोग बोलेगी भैया क्यों किया आपने, गवर्नमेंट बोलेगी मार्केट में प्राइस बढ़ गया। लेकिन जो मार्केट में प्राइस घटा है उसका फायदा नहीं देगी, लेकिन जो मार्केट में लॉस हो रहा है उसका लॉस जरूर हमें पहुंचा देगी। ठीक है, मतलब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गई है, मतलब कहीं समझ रहे हैं, जहां से सोर्स था वहीं से उस चीज़ का प्राइस बढ़ गया है, तो उसको बोलते हैं हम कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। मतलब हमने यहाँ पर कोई चेंजेस नहीं किए, ना ही हमने कुछ पैसे बांटे लोगों को, ना ही हमने लोगों को पैसे लिए, बस जहाँ से सोर्स था वहीं पर प्रॉब्लम आ गई और जिसकी वजह से आपने देखा कि प्राइस बढ़ गया। एक और एग्जांपल हो सकता है गोल्ड। ठीक है, मान लीजिए जो गोल्ड है, ठीक है, गोल्ड में मान लीजिए पहले बहुत सारी खानें थी, कोई भूकंप आया और बहुत सारी खान दब गई, अब वहाँ से गोल्ड निकाला नहीं जा सकता, मतलब गोल्ड की कमी हो गई, मतलब सोर्स से हुआ। ठीक है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ही कम हो गया, मतलब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गया। ठीक है, बिकॉज अब और हैवी इक्विपमेंट लगेगा, निकालना भी है, तो जिसकी वजह से गोल्ड का प्राइस बढ़ जाएगा। तो हमने यहाँ से कुछ नहीं किया, जो सोर्स था वहाँ से चेंजेस आए। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज होता है तो इन्फ्लेशन भी बढ़ता है, लेकिन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिक्रीज होता है तो इन्फ्लेशन भी घटेगा। ठीक है, तो दो चीज़ समझ में आ गई कि डिमांड पुल इन्फ्लेशन क्या होता है और साथ ही साथ कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन क्या होता है। अब हम आते हैं लास्ट इन्फ्लेशन में, ये तो इंडिया में सबसे ज़्यादा देखा जाता है। ठीक है, स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन। ठीक है, स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन। स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन मतलब कि आपकी जो इकोनॉमीज़ में है, ठीक है, आपकी जो इकोनॉमी है या जो आपका कंट्री है उसमें कुछ इश्यूज़ हैं। ठीक है, इश्यूज़ हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर इश्यूज़ हैं, और भी बहुत सारे इशू हो सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट होता है इंफ्रास्ट्रक्चरल इश्यूज़। अब मान लीजिए आप कि हमें ये मान लीजिए इसमें बहुत सारा वेजिटेबल्स भरे हुए हैं। ठीक है, वेजिटेबल्स भरे हुए हैं, अब हमें इसे एक्सपोर्ट कर रहे हैं कहाँ पर, हमारे मान लीजिए उत्तर प्रदेश थे, कश्मीर पे। ठीक है, कश्मीर में एक्सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या हुई कि वहाँ पर कुछ प्रॉब्लम आ गई जिसकी वजह से यहाँ पर पहाड़ बहुत गिर गए, भेड़ बकरी आ गई, और ये जो ट्रक था वो 2 से 3 दिन के लिए फंस गया। अब आप ये समझिए कि एक तो हमने जो जिस ट्रक्स में भेजा वो एक्चुअली कोल्ड स्टोरेज नहीं थे। ठीक है, कोल्ड स्टोरेज नहीं थे, जिसकी वजह से जो भी सब्जियाँ रखी थी सूख गई और ख़राब हो गई, सड़ गई। तो अब बताइए, यहाँ तो ना ही कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ, ना ही कुछ डिमांड सप्लाई से हमने चेंज किया, बट फिर भी ये जो गवर्नमेंट हमें अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड नहीं कर रही थी, उसकी वजह से इन्फ्लेशन बढ़ गया, महंगाई बढ़ गई। अब सिंपल सी बात है, मान लीजिए यहाँ पर 10 किलो सब्जी थी, अब 8 किलो खराब हो गई, 2 किलो जाएगी, तो हर किसी को चाहिए, तो हर कोई बोलेगा चलो भैया हम इसके ज़्यादा पैसे देंगे। ज़्यादा पैसे देना मतलब क्या है, इन्फ्लेशन बढ़ना है। ठीक है, प्राइस बढ़ रहा है ना चीज़ों का। जो चीज़ें पहले मान लीजिए उन्होंने 10 किलो सब्जी भेजी थी, जिसका प्राइस था 10 रुपये सारी 1-1 किलो की, अब वो 8 किलो खराब हो गया, अब बची 2 किलो सब्जी, लेकिन लेने वाले वही 10 लोग हैं, वो लोग बोलेंगे भाई चलो 2 किलो की है ना, हम 3 रुपये देंगे, कोई बोलेगा 4 रुपये देंगे। सो इन्फ्लेशन बढ़ रहा है ना, तो इसे बोलते हैं स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन। इसके बहुत सारे अच्छी चीज़ होती है, जैसे कार्टलाइजेशन होता है, होर्डिंग होती है, ये सब मतलब इसी के अंदर में आते हैं। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन। आई होप आपको ये तीनों इन्फ्लेशन समझ में आए, साथ ही साथ आपको कॉस्ट बेस्ड इन्फ्लेशन भी समझ में आए। ठीक है, अब हम मूव करने वाले हैं इन्फ्लेशन इन इंडिया में। ठीक है, नाउ वी विल मूव इन इन्फ्लेशन इन इंडिया। इन्फ्लेशन इन इंडिया आपको समझ में आ गया होगा अभी तक कि इन्फ्लेशन जो इंडिया में रहता है वो डिमांड पुल इन्फ्लेशन भी रहता है, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन भी रहता है, और साथ ही साथ स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन भी रहता है। स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन आपने देखा कि हमारे यहाँ इंफ्रा जो है, जो हमारे यहाँ पर इंफ्रा है, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो बहुत ख़राब है। आप ये सब जानते हैं, सिर्फ कुछ सिटीज़ में अच्छा है। कॉस्ट पुश आपने देख लिया, बाहर से ग्लोबल प्राइसेस ऊपर नीचे होते रहते हैं, तब इम्पैक्ट पड़ता है। और डिमांड फ्लो इन्फ्लेशन भी आपने देख लिया कि गवर्नमेंट इलेक्शन के टाइम पे मनी बहुत ज़्यादा मतलब मार्केट में उतार देती है, जिसकी वजह से सप्लाई तो बढ़ जाती है, लोगों के पास पैसा आ जाता है, लेकिन जो प्रोडक्शन रहता है वो नहीं बढ़ता है, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन बढ़ जाता है। ठीक है, इंडिया में तीनों टाइप के इन्फ्लेशन देखे जाते हैं। अब आप देखिए, मैंने बोला था जनरल कॉजेज आपको न्यूज़पेपर में यही देखने को मिलेंगे। ये देखो, ग्लोबल क्रूड प्राइसेस, रुपी का डिप्रीसिएशन, हायर एमएसपी अनाउंस्ड, ब्रीदिंग फिस्कल डेफिसिट टारगेट्स। ठीक है, आप देखो मोस्ट ऑफ द टारगेट यही है, आपको बार बार यही रीजंस पढ़ने को मिलेंगे, और यही एक्चुअली में जनरल कॉजेज हैं इन्फ्लेशन इन इंडिया के। ठीक है, तो इनको याद रखना। अब आप तो समझ भी गए होंगे यही क्यों है। ठीक है,
अब देखो, अब इन्फ्लेशन तो हो गया है यार, अब गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ तो एक्शन लेना पड़ेगा। तो अब हम समझते हैं कि किस तरीके से जो इन्फ्लेशन है इंडिया में कंट्रोल किया जाता है। ठीक है, किस तरीके से इन्फ्लेशन इंडिया में कंट्रोल किया जाता है। देखो, इसके दो वेज हैं। एक आता है आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी, ठीक है, और दूसरा आता है गवर्नमेंट मेजर्स। गवर्नमेंट के बहुत सारे मेजर्स होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल फिस्कल मेजर होता है, फिस्कल के बाद अगर आप देखोगे तो एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर होते हैं, ऐसे बहुत सारे मेजर्स होते हैं। ठीक है, तो सबसे ये जो आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी है, ये तो आप जानते हैं कि मॉनेटरी पॉलिसी अलग से एक लेक्चर ही है, तो हम पूरा वहाँ पर पढ़ लेंगे, तो आप समझ गए होंगे, यहाँ पर मैं नहीं पढ़ाने वाला। अब सोचिए, अगर मैं यहाँ पर इन्फ्लेशन नहीं पढ़ाता पहले लेक्चर में, तो क्या आपको ये मॉनेटरी पॉलिसी समझ में आती? बिल्कुल नहीं आती। इसलिए मैंने इन्फ्लेशन पे अच्छा फोकस किया, बेस बनाने की कोशिश की। मैंने ईजी टॉपिक पिक नहीं किया। मैं चाहता था बैंकिंग, आई कुड हैव पिक द बैंकिंग, बट मैंने ऐसा नहीं किया। मैं चाहता था कि आपका बेस तैयार हो, धीरे धीरे आप चीज़ों को समझें कि इकोनॉमिक्स इज ऑल अबाउट कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, इट इज़ नॉट अबाउट रट्टाफिकेशन और क्रीमिंग। ओके, तो आपको इस पर फोकस करना है। ठीक है, इसके बाद हमने आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी देख ली है, नहीं देखी है, देखेंगे बाद में। तो एक समझ लो, एक चीज़ होती है आरबीआई कंट्रोल करता है इन्फ्लेशन। अब दूसरा आता है गवर्नमेंट। ठीक है, गवर्नमेंट का फंडा अभी हम फोकस करेंगे। देखो क्या रहता है कि एक तो आपको ये बता दूं कि आरबीआई और गवर्नमेंट के बीच में ना बड़ा टसल टाइप का चलता रहता है। टसल किस टाइप का? टसल इस टाइप का कि कभी कभी क्या होता है, आरबीआई जैसे गवर्नमेंट है, इलेक्शंस आ गए। ठीक है, इलेक्शंस आने की वजह से क्या करती है, गवर्नमेंट पैसा मार्केट में उतार देती है। लेकिन आरबीआई ऐसा नहीं चाहता था, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट कर देती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है, जो लोन माफ़ी वाला भी सबसे अच्छा फंडा चलता है। कोई भी इलेक्शन हो, लोन माफ़ी करेंगे भैया। ठीक है, जब लोन माफ़ी है मतलब आप मार्केट में पैसा डाल रहे हैं। ठीक है, जैसे कि अब आपको समझ में आएगा। देखो, किसी मतलब 10 किसान है, ठीक है, इन लोगों ने 10 लाख रुपए का लोन लिया बैंक से। अब इन लोग को 10 लाख रुपए बैंक को वापस करने थे। ठीक है, तो अब ये लोग इनके पास बहुत सारा प्रॉफिट आया होगा। ठीक है, बहुत सारा प्रॉफिट आया होगा। देखो, लोन माफ़ी का मतलब ये नहीं कि उनकी फसल खराबी हुई होगी, बहुत सारे लोगों को फ़ायदा भी होता है। ठीक है, उनकी बहुत सारी फसल थी, कुछ लोगों की बस खराब होती है। तो यहाँ पर उन लोग से बहुत सारी फसल थी। अब उन लोग इस फसल को बेचते, उन लोग को 10 लाख रुपए मिलते और वो लोग यहाँ पर बैंक को दे देते। ठीक है, यही होता ना एक्चुअली में, अगर गवर्नमेंट इंटरफियर नहीं करती। लेकिन हमारे राहुल गांधी साहब आते हैं या कोई भी नेता आता है, अभी तेजस्वी साहब, उन्होंने बोला कि मैं आपका लोन माफ़ कर दूंगा। ठीक है, मैं लोन माफ़ कर दूंगा, मतलब आप ये 10 लाख रुपए ये जो मत देना, मैं बैंक को दे दूंगा, और आप ये जो अपने 10 लाख रुपए बेच के पैसे उड़ा दो। मतलब एक तरीके से आपने देखा कि मार्केट में पैसा आ गया। ठीक है, आरबीआई एक्सपेक्ट कर रही थी कि हमने रेपो रेट कम किया है। ठीक है, आप समझ लो, अभी मत समझो बट फिर भी समझ लो, आरबीआई ये नहीं चाहती थी और गवर्नमेंट ने ये कर दिया। ठीक है, रेपो रेट कम कर दिया आरबीआई ने, आरबीआई ने रेपो रेट बढ़ा दिया जिससे कि इन्फ्लेशन कम हो। लेकिन गवर्नमेंट ने इलेक्शन को ध्यान में रखते हुए लोन माफ़ कर दिए। लोन माफ़ कर दी तो ये जो मार्केट में पैसा आ गया, मार्केट में पैसा आ गया मतलब सिंपल सी बात है, इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। तो ये टसल चलता रहता है, कभी ये लोग कुछ करते हैं, कभी ये लोग कुछ करते हैं। मतलब एक तरीके से आप समझ रहे हो ना, बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं आता है। लेकिन जब से मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी आई है, तो काफ़ी ज़्यादा कोऑर्डिनेशन देखने को मिल रहा है, काफ़ी हद तक अच्छा कोऑर्डिनेशन देखने को मिल रहा है। ठीक है, चलो ये टसल समझ में आ गई। अब देखते हैं कि गवर्नमेंट क्या क्या मेजर लेती है। उससे पहले एक चीज़ और, ये जो स्टेट गवर्नमेंट होती है ना, उनका भी रोल होता है बड़ा इन्फ्लेशन में। अभी सबसे बड़ा अच्छा एग्जाम्पल देखने को मिल रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट ऊपर अपना फिजिकल डेफिसिट कंट्रोल करने का ट्राई कर रही है। ठीक है, गवर्नमेंट बोल रही है कि भाई हमारे पास पैसा नहीं है, हम मार्केट में पैसा नहीं डालेंगे। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट ऐसा बोल रही है। अब जो स्टेट गवर्नमेंट की पॉलिटिक्स है, ठीक है, मान लीजिए तेजस्वी यादव जी हैं, उन्होंने बोला कि मैं लोन माफ़ कर दूंगा। ठीक है, लोन माफ़ कर दूंगा। लेकिन अब प्रॉब्लम यहाँ पर ये आ रही है कि अगर उनकी सरकार बन गई धोखे धड़ा के, या जैसे भी बने, धोखे से या अच्छे से, तो वो लोन तो माफ़ कर देंगे, उन्हें अपना प्रॉमिस निभाना पड़ेगा। मोस्ट ऑफ द टाइम आजकल नेता करने लगे हैं, प्रॉमिस निभाने लगे हैं। तो जब ऐसा होगा तो सिंपल सी बात है कि सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पर ट्राई कर रही थी, आरबीआई ने भी अच्छा कोऑर्डिनेशन बना लिया एमपीसी के अंदर, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट ने काम बिगाड़ दिया, बेमतलब को पैसा अंदर डाल दिया। और पैसा डालने से क्या हुआ, सिंपल सी बात है, आप भी पता है, इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। तो स्टेट गवर्नमेंट को भी कॉपरेट करना पड़ता है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान में रखना है कि अगर कोई भी क्वेश्चन आता है कि इन्फ्लेशन इंडिया में क्या सिर्फ और सिर्फ आरबीआई कंट्रोल कर सकती है या गवर्नमेंट कंट्रोल कर सकती है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, तो तीनों का आना पड़ेगा। ठीक है, जब तीनों एक ही प्लेटफॉर्म में आएंगे तब इन्फ्लेशन इंडिया में मतलब कंट्रोल होगा। समझ में आ गई? ठीक है, इन्फ्लेशन इंडिया में कैसे कंट्रोल होता है, साथ में आरबीआई और गवर्नमेंट के बीच में क्या टसल समझ चलती है, वो भी हमने समझ लिया है। फाइन, चलो ठीक है। अब फाइनली हम देखते हैं कि गवर्नमेंट मेजर्स क्या अडॉप्ट करती है। इसके बाद एक क्वेश्चन देखेंगे यूपीएससी प्रीवियस ईयर का। ठीक है, गवर्नमेंट क्या मेजर्स लेती है। अब आरबीआई का तो मैंने बता दिया कि दैट आई विल टीच इन मॉनेटरी पॉलिसी, तो उसको तो भूल जाओ अभी। ठीक है, अब हम देखते हैं गवर्नमेंट क्या मेजर लेती है। गवर्नमेंट यूजुअली 3 टाइप के मेजर्स लेती है। एक होता है फिजिकल मेजर, दूसरा होता है एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर, और तीसरा होता है अदर मेजर्स। ठीक है, मिसलेनियस टाइप के मेजर्स होते हैं।
अब देखो, सबसे पहला फिजिकल मेजर होता है, आपने एक चीज़ देखी होगी, जैसे ही इन्फ्लेशन बढ़ता है, इन्फ्लेशन का मोस्ट ऑफ द टाइम रीज़न ये होता है कि फूड आइटम्स की कमी हो गई है। और मोस्ट ऑफ द टाइम कौन सा फूड आइटम रहता है, वो रहती हैं या तो पल्सेस या फिर रहते हैं अनियन। अब जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर जैसे लोग रहते हैं वो बोलते हैं हम तो प्याज खाते ही नहीं हैं। अरे भैया, आप नहीं खाते, हम तो खाते हैं ना, हमें तो अड़ती है प्याज। तो गवर्नमेंट क्या करती है, इन पे ज़ीरो इम्पोर्ट ड्यूटी लगा देती है। ज़ीरो इम्पोर्ट ड्यूटी, जैसे आपको चीज़ बताता हूँ, जैसे मान लीजिए अफ्रीका है, ठीक है, मोजाम्बिक है, मोजाम्बिक से हम काफ़ी इम्पोर्ट करते हैं। अब मोजाम्बिक में मान लीजिए वहाँ पर उन्होंने दाल बनाई 100 रुपये में, मतलब 50 रुपये में दाल उगा ली, उनका सब खर्चा हो गया। लेकिन इंडिया आती है ना, तो यहाँ पर इंडिया में कस्टम ड्यूटी लगाई जाती है, कुछ 5 रुपये ये 5 रुपये वो, तो बढ़ बढ़ा के वो पहुँच जाती है 80 रुपये। ठीक है, अब सिंपल सी बात है, जब इन्फ्लेशन बढ़ा है दालों की कमी से, तो हमें अब दालें हमारे यहाँ एक दिन में तो उग नहीं जाएंगी। ठीक है, हमें कहीं बाहर से इंपोर्ट करवाना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट बोलती है कि आप ये इंपोर्ट ड्यूटी हटा लो, हम इसको 50 रुपये में अंदर ले लेंगे। तो जब 50 रुपये में अंदर आएगी तो जो लोगों की नीड्स हैं वो पूरी हो जाएगी, मतलब गवर्नमेंट ने सप्लाई को कंप्लीट कर दिया। ठीक है, तो पहला स्टेप ये रहता है गवर्नमेंट का, जब फूड आइटम्स इन्फ्लेशन को बढ़ाते हैं। ठीक है, जैसे मैं आपको न्यूज़पेपर की कटिंग दिखाई थी कि वेजिटेबल्स की जो कमी होने की वजह से इन्फ्लेशन बढ़ गया। कई बार टोमेटो होता है, कई बार अनियन होता है, तो ये स्टेप लिया जाता है। आप देखेंगे गवर्नमेंट का स्टेप यही होगा। आप देखिएगा इस टाइम पे जब इन्फ्लेशन बढ़ेगा, जैसे ठंडी आएगी ना, तो उसके कुछ टाइम बाद एकदम से प्याज के प्राइस बढ़ेंगे, सबको पता है, एवरीवन नोज दिस। ठीक है, हर एक गधे को पता है। तो उस टाइम पे आप देखिएगा ऑटोमेटिकली गवर्नमेंट यही स्टेप लेगी, जो इंपोर्ट ड्यूटी है वो कम कर देगी पल्सेस एंड ऑनियंस के ऊपर। अगर पल्सेस से बढ़ा तो पल्सेस के ऊपर, अनियन से बढ़ा तो अनियंस के ऊपर। ठीक है, फिर दूसरी चीज़ गवर्नमेंट कर सकती है, सब्सिडाइजिंग फूड। ठीक है, आपको याद होगा जैसे ही जो अनियन के प्राइस बढ़े थे, जो हमारे केजरीवाल साहब हैं, उनकी जो सरकारें थी जगह जगह पर कुछ सस्ते दामों पे प्याज बेच रही थी। तो एक्चुअली प्राइस तो उसका अभी भी 80 रुपये है। ठीक है, तो गवर्नमेंट अपनी तरफ से 30 रुपये मतलब अपनी तरफ से 30 रुपये लगा रही थी और 50 रुपये में बेच रही थी। तो उसे बोलते हैं सब्सिडी देना। ठीक है, इसको हम एग्रीकल्चर में अच्छे समझेंगे। सब्सिडी, आई होप आप समझते हैं क्या होता है, अभी एग्जाम्पल भी समझ लीजिए। इसके बाद जो इनडायरेक्ट टैक्सेस रहते हैं वो चीज़ों पर घटा दिया जाता है। ठीक है, हर किसी पर टैक्स लगता है, तो टैक्स जो रहते हैं कम कर दिए जाते हैं। बोले तो टैक्स कम दे देना, फिर बाद में दोबारा बढ़ा देंगे। इसके बाद और स्टेप जो गवर्नमेंट लेती है फूड आइटम्स से रिलेटेड, मोस्टली जो एक्सपोर्ट रहता है उसको बैन कर देती है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी जो हमारे पास भले कम पल्सेस रहती हैं, बट फिर भी हम बाहर एक्सपोर्ट करते हैं। ठीक है, बाहर एक्सपोर्ट करते हैं ना पल्सेस को, लेकिन जैसे ही पल्सेस की वजह से इन्फ्लेशन बढ़ जाता है, मतलब पल्सेस की मात्रा बहुत कम हो जाती है, तो गवर्नमेंट बोलती है भाई अब एक्सपोर्ट करना बंद कर देंगे, हम एक्सपोर्ट छोड़ो, हमारे घर वालों को खाने दो। ठीक है, मतलब एक्सपोर्ट पे बहुत ज़्यादा ड्यूटी लगा देती है। मान लीजिए पल्सेस का प्राइस 100 रुपये है, तो हम बोलेंगे भैया 150 रुपये ड्यूटी लगा दी, तो कोई एक्सपोर्ट ही नहीं करेगा। ठीक है, इसके बाद गवर्नमेंट यूज़ करती है इसेंशियल कमोडिटी एक्ट। अब तो यूजुअली ये अमेंड हो गया है। ठीक है, ये भी पढ़ाऊंगा आगे जाके। इसेंशियल कमोडिटी एक्ट क्या होता है, इसमें क्या है कि गवर्नमेंट के पास पावर है कि जब भी कोई इन्फ्लेशन वाली सिचुएशन हो या कोई भी मतलब ऐसी सिचुएशन बनती है जिसमें लोग मतलब जो फूड आइटम्स रहता है या किसी भी चीज़ की होर्डिंग करने लगते हैं, मैक्सिमम सीरियल्स की, तो उस टाइम पे गवर्नमेंट अपनी तरफ से मतलब रेडेड करवाती है, बोलती है जिसने भाई होर्ड किया उन लोगों को पकड़ के लाओ, ये इलीगल है। ठीक है, तो गवर्नमेंट ट्राई करती है कि डी होर्डिंग रहे। ठीक है, ये पूरा जो इसेंशियल कमोडिटी एक्ट है ये आगे समझाऊंगा एग्रीकल्चर में। ठीक है, डोंट वरी। इसके बाद गवर्नमेंट की तरफ से कुछ वेलफेयर मेजर्स आ जाते हैं, जैसे कि जन औषधि स्कीम, जैसे कि यहाँ पर जो प्राइस ऑफ मेडिसिन रहता है वो काफ़ी कम रहता है, जेनरिक मेडिसिन मिलती है। आयुष्मान भारत, जिसमें उनकी जो हेल्थ की इश्यूज़ रहते हैं, फॉर एग्जांपल हर फैमिली को 5 लाख रुपए मिलते हैं हर साल। ठीक है, मतलब 10 करोड़ फैमिलीज़ को, तो वो काम हो जाता है। और फिर बाकी तो बता ही दिया मैंने कि एक्सपोर्ट बैन कर दिया जाता है, इंपोर्ट ड्यूटी ज़ीरो कर दी जाती है पल्सेस के ऊपर, अनियंस के ऊपर। तो ये सब मैक्सिमम मेजर होते हैं। ठीक है, अब मैं आपको बता रहा हूँ, अब रिलेटेड टू इन्फ्लेशन आपको हिंदू का कोई भी एडिटोरियल समझने में मुश्किल नहीं आएगी, बिकॉज मैंने मोस्ट ऑफ द कॉजेज कवर कर दिए हैं, मैंने गवर्नमेंट के एक्शन कवर कर दिए हैं, आरबीआई के जो एक्शन है वो नेक्स्ट वीडियो में कवर कर दूंगा। साथ ही साथ जो हिंदू में आर्टिकल आएंगे, भैया आरबीआई लड़ रहा है, गवर्नमेंट लड़ रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट लड़ रही है, स्टेट गवर्नमेंट लड़ रही है, वो सब इशू सब कवर हो गए। ठीक है, अब इन्फ्लेशन इन इंडिया, इससे आप बहुत सारे आंसर्स भी लिख सकते हो। ठीक है, टेंशन की बात नहीं है, बहुत आराम से आंसर्स आएंगे। मेंस के आंसर भी लिखोगे, जिसकी हम प्रैक्टिस करेंगे फ्यूचर में, डोंट वरी। और साथ ही साथ हमने कॉस्ट बेस्ड इन्फ्लेशन देख लिया है और रेट बेस्ड इन्फ्लेशन भी देख लिया है। फाइन, चलो अब ठीक है, इतना समझ में आया तो एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं। विथ रेफरेंस टू इन्फ्लेशन इन इंडिया, which of the following statement is correct? Controlling the inflation in India is the responsibility of government of India only। ये मैंने अभी बताया, आरबीआई भी काम आती है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी आती है, स्टेट गवर्नमेंट भी आती है, तो ये स्टेटमेंट तो हो गई गलत। ठीक है, अब पढ़ते हैं दूसरी स्टेटमेंट। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज़ नो रोल इन कंट्रोलिंग द इन्फ्लेशन। ये बताया तो आरबीआई काम करती है, तो स्टेटमेंट नंबर 2 भी खत्म हो गई। अब पढ़ते हैं फोर्थ स्टेटमेंट। इंक्रीज्ड मनी सर्कुलेशन हेल्प्स इन कंट्रोलिंग द इन्फ्लेशन।
ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि अगर इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना होता है, ठीक है, तो जो मनी रहती है, ठीक है, मनी को मार्केट से निकालना पड़ेगा। ठीक है, अगर आपको ये अभी समझ में नहीं आएगा बिकॉज ये मॉनेटरी पॉलिसी का पार्ट है। ठीक है, बस इतना याद रखना कि अगर जब भी इन्फ्लेशन कंट्रोल करना रहता है तो आपको मार्केट से मनी को निकालना पड़ता है। जैसे ही आप मार्केट से मनी को निकाल लोगे तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली इन्फ्लेशन कम हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर होगा इसका सी, डिक्रीज मनी सर्कुलेशन हेल्प्स इन कंट्रोलिंग द इन्फ्लेशन। देखो आपको ये दो ऑप्शन समझ में आ गए बिकॉज आपने इन्फ्लेशन का बेसिक्स पढ़ लिया, लेकिन ये मॉनेटरी पॉलिसी समझने के बाद आएगा। बट फिर भी मैंने आपको बता दिया कि इन्फ्लेशन कब बढ़ता है कब घटता है। ठीक है, अगर आप मार्केट से पैसा निकाल लो तो जो इन्फ्लेशन है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाता है, अगर मार्केट में पैसा डाल दो तो इन्फ्लेशन ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। ठीक है, इसको याद रखना, ये फैक्ट है, बट वैसे तो आगे समझाने वाला हूँ मैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। अब कल की वीडियो में डिस्कस करेंगे कैलकुलेशन ऑफ इन्फ्लेशन। ठीक है, WPI क्या होता है, CPI क्या होता है, और कुछ करंट के टॉपिक्स हैं जैसे कि CPI, WPI, डाइवर्जेंस, और कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। फाइन, चलो ठीक है, तो फिर मिलेंगे कल। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड बी हैप्पी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे गाइस। दिस इज लेक्चर नंबर 3 ऑफ इन्फ्लेशन। ओके, आज के इस लेसन में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि इन्फ्लेशन के जो इंडेक्सेस होते हैं, मतलब जो इंडेक्स है उसका बेसिक्स क्या है, मतलब इंडेक्स क्या होता है। पहले हम थोड़ा सा ये जानेंगे 2 से 3 मिनट में, बिकॉज इट इज़ इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कैलकुलेशन ऑफ इन्फ्लेशन। इसके बाद हम अगले टॉपिक में आएंगे जिसका नाम है कैलकुलेशन ऑफ इंडेक्स। कैलकुलेशन ऑफ इंडेक्स में हम 2 चीज़ें देखेंगे, एक देखेंगे WPI डिटेल में, और इसके बाद देखेंगे CPI। देयर इज अनदर टॉपिक दैट इज GDP डिफ्लेटर। ओके, उसको हम यहाँ पर कवर नहीं करेंगे, उसको हम GDP वाले चैप्टर में कवर करेंगे, मतलब जब आई विल टीच यू नेशनल इनकम। ठीक है, उस टाइम पे हम GDP डिफ्लेटर को कवर करेंगे, बिकॉज उसके लिए थोड़ी सी GDP का भी नॉलेज होना चाहिए। ओके, और यहाँ पर तो मिलेगा नहीं, सो उस टाइम तक आपको वेट करना पड़ेगा। बाकी वैसे भी इसको यूज़ नहीं किया जाता है, बट फिर भी अब टॉपिक है तो समझाना तो पड़ेगा। फाइन, सो बिफोर मूविंग टू द टॉपिक, मेन टॉपिक, लेट अस रिवाइज। ठीक है, फिर से आज 5 से 10 मिनट लूँगा, नॉट 5 से 10 मिनट, जस्ट 5 मिनट्स आई विल टेक। जिन्होंने रिवाइज कर लिया है वो 5 मिनट के लिए स्किप कर सकते हैं, रेस्ट कैन बेयर विथ मी फॉर 5 मिनट्स। ठीक है, आई विल बी वेरी क्विक, बहुत फास्ट समझाऊंगा। ठीक है, तो चलिए चालू करते हैं। तो लास्ट लेक्चर में हमने देखा टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन। ठीक है, टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन हमने 2 टाइप देखे थे इसके, एक था रेट बेस्ड पे, दूसरा था कॉस्ट बेस्ड पे। रेट बेस्ड पे हमारे सामने सबसे पहले आता है यूजुअली क्रीपिंग इन्फ्लेशन, क्रीपिंग के बाद आता है ट्रॉटिंग इन्फ्लेशन। ठीक है, क्रीपिंग इन्फ्लेशन मतलब 4% का इन्फ्लेशन, और इसमें इट इज़ कॉल्ड एज गुड इन्फ्लेशन। ठीक है, ये इंडिया में देखा जाता है। इसके बाद आता है ट्रॉटिंग इन्फ्लेशन, जब क्रीपिंग इन्फ्लेशन बढ़ जाता है 6% के आसपास पहुंच जाता है, इसको बोलते हैं ट्रॉटिंग इन्फ्लेशन। इसके बाद हमारे सामने आता है गैलोपिंग इन्फ्लेशन, मतलब 8 से 10% के बीच इसे गैलोप करता है। ठीक है, इसके बाद आता है हमारे सामने रन अवे इन्फ्लेशन, रन अवे के बाद आ जाता है हाइपर इन्फ्लेशन, एंड हाइपर इन्फ्लेशन इज साइन ऑफ फेल्ड इकोनॉमी। ठीक है, हाइपर इन्फ्लेशन इज साइन ऑफ फेल्ड इकोनॉमी। फाइन, ओके, डन। अब आते हैं कॉस्ट बेस्ड इन्फ्लेशन में, जिसमें सबसे पहले आता है डिमांड पुल इन्फ्लेशन। ठीक है, डिमांड पुल इन्फ्लेशन क्या होता है कि सप्लाई नहीं बढ़ी, मतलब जो प्रोडक्शन था वो नहीं बढ़ा, बट गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से कुछ पैसे डाल के मार्केट में डिमांड को बढ़ा दिया, मतलब लोग यहाँ पे पैसा डाल दिया, मतलब देयर इज अ गैप बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई, सो इट विल लीड टू राइज इन प्राइस। दिस इज कॉल्ड एज डिमांड पुल इन्फ्लेशन। डिटेल में लास्ट लेक्चर में समझाया था। ठीक है, इसके बाद दूसरे नंबर में आता है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। ठीक है, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन मतलब क्या होता है कि जो रॉ मटेरियल है, मतलब जो सोर्स ऑफ प्रोडक्शन है, ठीक है, उसका प्राइस बढ़ जाना। जैसे फॉर एग्जांपल क्रूड ऑयल का प्राइस अगर इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ा तो इट इज़ बाउंड कि इंडियन मार्केट में भी इट इज़ गोइंग टू राइज। ठीक है, इसके बाद हमने देखा था स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन। स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन मतलब कि आपके इंफ्रास्ट्रक्चर में या फिर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, मतलब एक तरीके से जो आपकी इकोनॉमी है उसमें प्रॉब्लम, जैसे कि लेबर लॉस आपके यहाँ बेकार हैं, या फिर आपके यहाँ एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स नहीं आ रहे हैं, तो ये सब आता है स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स में। ठीक है, स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन बोलते हैं इसको। उसके बाद हमने देखा था कि इंडिया में कौन कौन सा इन्फ्लेशन पाया जाता है। इंडिया में तीनों पाए जाते हैं, स्ट्रक्चरल भी, कॉस्ट पुश भी, और डिमांड सप्लाई वाला भी। ठीक है, दैट इज डिमांड पुल इन्फ्लेशन। इसके बाद हमने देखा था कि न्यूज़पेपर में कौन कौन से रीजंस मैक्सिमम रहते हैं इन्फ्लेशन के इंडिया में। सबसे पहला आता है क्रूड ऑयल प्राइस, इसके बाद आता है गवर्नमेंट इज़ नॉट एबल टू मीट इट्स फिजिकल डेफिसिट टारगेट, इसके बाद तीसरा आता है कि हमारे यहाँ फूड के प्राइसेस बढ़ गए, या जिससे कि MSP बढ़ाने से। ठीक है, इसके बाद लास्ट में हमने देखा था कि रुपी का डिप्रिसिएशन हो गया। ठीक है, रुपी डिप्रिशिएट कर गया। फाइन, इसके बाद अल्टीमेटली वी कैम टू इन्फ्लेशन इन इंडिया। ठीक है, इंडिया में इन्फ्लेशन कैसे मैनेज किया जाता है, तो मैंने बताया था सबसे पहला कौन एक्ट करता है, RBI। ठीक है, थ्रू इट्स मॉनेटरी पॉलिसी, और मॉनेटरी पॉलिसी हम पढ़ेंगे अगले लेसन में, मतलब अगले चैप्टर में। इसके बाद उसके बाद हमने देखा था कि गवर्नमेंट अपना रोल प्ले करती है, और गवर्नमेंट में भी बोथ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट हैज़ टू
मतलब टेक पार्ट इन कंट्रोलिंग द इन्फ्लेशन। मतलब आरबीआई, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट जब तीनों काम करती है तब इंडिया में इन्फ्लेशन अच्छे से कंट्रोल हो सकता है। ठीक है, अब लास्ट में हमने देखा था कि कौन कौन से मेजर्स लेती है गवर्नमेंट। तो मेजर्स मैंने आपको बताया था, फिजिकल मेजर्स होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स होते हैं। ठीक है, जिसमें से इंपॉर्टेंट होता है फूड वाला। ठीक है, जिसमें कि जैसे फॉर एग्जांपल कि हमारे यहाँ पल्सेस की कमी हुई तो गवर्नमेंट ने इसका एक्सपोर्ट कम कर दिया, इंपोर्ट बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया, और उसके बाद किसी चीज़ के प्राइस बढ़ गए तो सब्सिडी दे दी, एंड ऑल दोज थिंग्स गवर्नमेंट करती है। ठीक है, तो ये था हमारा लास्ट लेक्चर का रिवीजन। अब मूव करते हैं कैलकुलेशन ऑफ इन्फ्लेशन में। तो देखो कैलकुलेशन ऑफ इन्फ्लेशन, देखो इन्फ्लेशन जो कैलकुलेट किया जाता है वो इंडेक्स की मदद से कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, इंडेक्स अभी बताऊंगा इंडेक्स क्या होते हैं। और यूजुअली इंडिया में दो टाइप के मेजर इंडेक्स देखे जाते हैं, एक होता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, दूसरा होता है होल सेल प्राइस इंडेक्स। और भी बहुत सारे होते हैं लेकिन वो इंपॉर्टेंट नहीं है, यूपीएससी यहीं से क्वेश्चन पूछेगा, तो बस इनको याद रखना। और बाकी अगर नाम कहीं आपको टेस्ट सीरीज में मिल जाए तो देख लेना, बट उस पर फोकस मत करना। ठीक है, बिकॉज टेस्ट सीरीज वाले तो ट्राई करते हैं कि सब कुछ पढ़ा दें, फिर भी कुछ नहीं आता। ठीक है, बट फिर भी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स सीपीआई बोलते हैं इसको, और इसको बोलते हैं डब्ल्यूपीआई। तो इन दोनों में खास तौर पे नजर रखना। अब आते हैं इन्फ्लेशन के ऊपर, मतलब इंडेक्स के ऊपर कि इंडेक्स क्या होता है। देखो आपको समझाता हूँ। तो जो इंडेक्स होता है वो दो चीज़ों से मिलकर बना होता है। एक होता है उसमें बेस ईयर, ठीक है, और उसके बाद होता है बेस नंबर, मतलब यूजुअली ये 100 रहता है। ठीक है, बेस नंबर, और इसमें रहती है बास्केट। अब देखो क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक बास्केट ली। ठीक है, बास्केट, अब बास्केट में मैंने कुछ चीज़ें डाल दी, मान लीजिए मैंने ऑरेंजेस डाल दिए, एप्पल डाल दिए, अनार डाल दिए। ठीक है, 3 चीज़ डाल दी। अब मैं बोलूँगा इसका जो प्राइस है, इन तीनों का जो प्राइस है मिला के वो 100 है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ, टेक्निकल नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, मान लीजिए 100 है। अब मैंने बेस ईयर सेलेक्ट कर लिया, ये बेस ईयर मतलब किस साल में 100 था। ठीक है, ये मान लीजिए 2011-12 में 100 था। अब मुझे बताना है कि भाई इसका तीनों का प्राइस बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है, तो मुझे कंबाइन बताना है। ठीक है, तो अब सिंपल सी बात है, अलग अलग कैलकुलेट करने तो बैठेंगे नहीं, क्योंकि एक्चुअली में सिर्फ 3 चीज़ें नहीं रहती है, इकोनॉमी में बहुत सारी चीज़ें रहती है। ठीक है, एन नंबर ऑफ चीज़ें रहती है। तो अब मान लीजिए मुझे बताना है कि ईयर 2013 और 14 में इन्फ्लेशन कितना बढ़ा है। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर 100 रुपये प्राइस था और मैं देख रहा हूँ इस सब का प्राइस कितना हो गया, 102 हो गया है। तो ये बता रहा है कि 2% का इन्फ्लेशन बढ़ गया, मतलब जितना यहाँ पर एब्सोल्यूट नंबर बढ़ा उतना यहाँ पर इन्फ्लेशन बढ़ गया, मतलब कितने का 2% का इन्फ्लेशन। ठीक है, समझ में आया कि हम एक्चुअली मतलब कैसे इन्फ्लेशन को कैलकुलेट करते हैं। हम एक बास्केट मेंटेन करते हैं और उसमें जो भी चीज़ें हमें लगती है इंपॉर्टेंट, जो लोग यूज़ करते हैं उनको पुट कर देते हैं बास्केट में। ठीक है, बास्केट में जब पुट कर देते हैं उसके बाद उसको अपनी तरफ से 100 असाइन करते हैं। ठीक है, 100 ही असाइन किया जाता है, वो एक्चुअल प्राइस नहीं देखा जाता है। और बेस ईयर असाइन कर देते हैं। मान लीजिए 2011-12 में सपोज किया कि इसका जो बेस ईयर 2011-12 में 100 था इसका प्राइस। ठीक है, ऐसा मान के चलते हैं। और उसके बाद अब जिस भी ईयर देखना, फॉर एग्जाम्पल 2019-20 में हम देख लेंगे क्या प्राइस आ रहा है, अच्छा 108, तो 8% इन्फ्लेशन बढ़ गया। ठीक है, इस तरीके से चेक किया जाता है। समझ में आया। अब याद रखना है जो इंडेक्स का बेसिक है वो आपके सिलेबस में नहीं है और ना ही वो यूपीएससी पूछेगा, बिकॉज दिस इज पार्ट ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। बट आपको समझाना था डब्ल्यूपीआई सीपीआई, इसलिए मैंने बता दिया है। ठीक है, याद रखना, ये जो सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पर समझना, इसको टेक्निकल मत लेना कि नहीं सर आप बोल रहे हो सर बेस ईयर तो ऐसा नहीं होता है कि आपने 8% ऐसा बता दिया, वो सब सिर्फ एग्जाम्पल के लिए बताया मैंने। इट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ सिलेबस। नहीं बताता तो आपको डब्ल्यूपीआई सीपीआई समझ में नहीं आता, इसलिए आपको डब्ल्यूपीआई सीपीआई समझने में प्रॉब्लम होती है, बिकॉज बाकी लोग आपको ये इंडेक्स के बेसिक्स क्लियर नहीं करते हैं। मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर क्लियर किया है। फाइन, कि बास्केट मेंटेन करते हैं, बास्केट में फिर लगाते हैं बेस ईयर में लगाते हैं बेस नंबर जो यूजुअली 100 रहता है मोस्ट ऑफ द टाइम। और उसके बाद जिस ईयर का भी लेना है, जैसे हमने 2011 से 12 सेट कर लिया बेस ईयर, तो उसके बाद 2019 से बेस ईयर निकालना है, प्राइस देखेंगे 108 आ रहा है, मतलब 8% इन्फ्लेशन हो गया। ठीक है, अब ये देखो ये डब्ल्यूपीआई सीपीआई, ये क्या है, सीपीआई मतलब कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, होलसेल प्राइस इंडेक्स। इंडेक्स का मतलब पता होना चाहिए ना, इसलिए बस बताया, बाकी याद रखना सिलेबस में नहीं है, क्वेश्चन नहीं आएगा, डोंट वरी। ठीक है, अगर ये एग्जाम्पल समझ में आ गया तो आगे बढ़ता हूँ, नहीं आया तो एक बार फिर से देख लो। आई होप समझ में आ गया होगा, एग्जाम्पल बहुत आसान दिया था मैंने। अब नेक्स्ट आता है कि हम कौन सा इंडेक्स यूज़ करते हैं इन्फ्लेशन को यूज़ करने में। तो देखो 2014 तक जो इन्फ्लेशन यूज़ करते थे हम वो दैट वाज डब्ल्यूपीआई। ओके, लेकिन डब्ल्यूपीआई के बहुत सारे शॉर्टकमिंग्स थे। ठीक है, जो कि उर्जित पटेल कमेटी ने बताए कि भैया इतने सारे शॉर्टकमिंग है, तो आप डब्ल्यूपीआई को डिसकंटिन्यू कर दो। मतलब डब्ल्यूपीआई अभी भी कैलकुलेट किया जाता है लेकिन वो मेन इन्फ्लेशन नहीं है। ठीक है, मेन इन्फ्लेशन इंडेक्स नहीं है। पहले मतलब जो जैसे मान लीजिए गवर्नमेंट, जैसे मान लीजिए मार्केट में इन्फ्लेशन बढ़ा, ठीक है, तो गवर्नमेंट कंट्रोल करती थी इन्फ्लेशन को। ठीक है, तो वो इन्फ्लेशन गवर्नमेंट को कैसे लगा इन्फ्लेशन बढ़ा, वो पहले डब्ल्यूपीआई को देखती थी।
ठीक है। लेकिन अब उर्जित पटेल साहब ने बोला कि नहीं, इसमें बहुत सारे ड्रॉबैक है, आप WPI को मत देखो इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए, यू सी CPI मतलब कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। ठीक है, तो उसके सारे बहुत सारे ड्रॉबैक थे। अभी हम समझते हैं कि WPI क्या था, CPI क्या है, और हमने क्यों WPI को डिसकंटिन्यू कर दिया और CPI को अडॉप्ट कर लिया। ठीक है, आपको लगेगा कि नहीं भाई उर्जित पटेल साहब ने सही बोला था कि WPI तो सही में ख़राब था, कुछ खास इंपैक्ट नहीं पड़ा था, CPI का अच्छा फ़ायदा होगा इकोनॉमी में। ठीक है, तो चलिए चालू करते हैं। बस याद रखना कि अभी कौन सा इंडेक्स यूज़ करते हैं हम इन्फ्लेशन कैलकुलेट करने के लिए, वो होता है CPI। WPI को डिसकंटिन्यू कर दिया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि WPI का नंबर निकालना बंद कर दिया गया है। WPI के नंबर अभी भी निकाले जाते हैं। ठीक है, उसके यूज़ बताऊंगा क्यों निकाले जाते हैं, लेकिन जो मेन इन्फ्लेशन है वो हमारा मतलब मेन इन्फ्लेशन इंडेक्स जो है वो CPI है। फाइन, ओके। तो अब हम देखते हैं होलसेल प्राइस इंडेक्स मतलब WPI। ठीक है, व्हाट इज़ WPI, ये अब हम देखते हैं। तो यहाँ पर जो WPI में इन्फ्लेशन जो है उसे होलसेल लेवल में कैलकुलेट किया जाता है। सभी लोग जानते हैं जो मार्केट है वो दो लेवल पे चलता है, एक होता है रिटेल लेवल पे और दूसरा होता है होलसेल लेवल पे। होलसेल लेवल मतलब थोक का बिजनेस, मतलब बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में माल मिलता है। और रिटेल मतलब जो आप अपने पास की शॉप से खरीद के लाते हैं चीज़ों को। ठीक है, जैसे आज सोन पापड़ी खरीद लाए, कल कोई कुछ और खरीद लाए, ठीक है, उसको बोलते हैं रिटेल लेवल। और ये जो जिसमें थोक में खरीदते हैं उसको बोलते हैं होलसेल लेवल। तो जो भी मार्केट में मतलब जो प्राइस कैलकुलेट किया जाता है होलसेल लेवल पे, ठीक है, हर मार्केट जैसे फॉर एग्जांपल मध्य प्रदेश हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, कर्नाटका हो गया, इन सब के सारे जो होलसेल मार्केट होते हैं, ठीक है, उनका जो इन्फ्लेशन होगा उसको हम बोलते हैं WPI इन्फ्लेशन। एक चीज़ और बता दूँ, सारे के सारे होलसेल मार्केट में गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ नहीं जाते हैं इन्फ्लेशन चेक करने के लिए। अप्रॉक्सीमेटली कुछ जो लिमिटेड मार्केट रहते हैं उनको सेलेक्ट कर लिया जाता है कि हर स्टेट से एक या दो सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, अब उनको एवरेज लेके ऐसा मान लीजिए हम बात करते हैं मध्य प्रदेश की। ठीक है, मध्य प्रदेश में हमने देख लिया कि ग्वालियर में कितना इन्फ्लेशन है और भोपाल में कितना इन्फ्लेशन है। अब ऐसा मान लिया जाएगा कि पूरे MP में वैसा इन्फ्लेशन है। ओके, और वैसे ही सारे राज्यों में किया जाता है और उसके बाद कंप्लीट ऐसा इन्फ्लेशन निकाला जाता है। ओके, मतलब सिर्फ होलसेल मार्केट को ये लोग कंसिडर करते हैं होलसेल इन्फ्लेशन में। और इट इज़ वेरी इजी टू कैलकुलेट, क्यों? बिकॉज मोस्ट ऑफ द होलसेल मार्केट में मतलब होल ऑफ द इंडिया में प्राइस सेम रहता है। ठीक है, जो होलसेल में आपको जो प्राइस मिलेगा दिल्ली में, सेम आपको मिलेगा मध्य प्रदेश के भोपाल में। बस थोड़ा बहुत टैक्सेशन से चीज़ें वेरी करती हैं। ठीक है, टैक्सेशन से वेरी करती हैं, अदरवाइज जो प्राइस रहता है वो सेम रहता है। अगर आप टैक्स हटा दो तो लगभग दोनों का प्राइस सेम आ जाएगा, लगभग बोल रहा हूँ मैं। ओके, बिकॉज यहाँ पर मैंने बताया कि यूनिफॉर्म रेट रहता है, इसलिए इट इज़ ईजी टू कैलकुलेट। ठीक है, ये बहुत आसान होता है कैलकुलेट करना। और जो WPI के फिगर्स हैं वो एक्चुअली मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के द्वारा पब्लिश किए थे। नाम याद रखना, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स। ठीक है, UPSC ने एक्चुअली एक क्वेश्चन पूछा था CPI IW कौन पब्लिश करता है, इसलिए मैंने यहाँ पर मेंशन किया कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स WPI फिगर्स को कैलकुलेट करती है और पब्लिश करती है वंस इन अ मंथ। याद रखना, वंस इन अ मंथ। ठीक है, महीने में एक बार कैलकुलेट करके बताती है। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था कि जितने भी इंडेक्स रहते हैं, जैसे WPI इज ऑल्सो इंडेक्स, तो उसके लिए भी कोई बास्केट मेंटेन की जाएगी। ठीक है, तो आप देख लीजिए बास्केट पे क्या क्या है। देखो, बास्केट में तीन चीज़ें आती हैं, एक आता है प्राइमरी, दूसरा सेकेंडरी और तीसरा आता है फ्यूल एंड लुब्रिकेंट। प्राइमरी में हम जो भी खाने पीने की चीज़ रहती हैं डेली यूज़ में होती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मिल्क, वेजिटेबल्स और जो भी चीज़ें लगती हैं उनको। ठीक है, सेकेंडरी में वो जो कि हमारी जो फैमिलीज रहती हैं साल में एक बार लेती है, मशीनरी टूल्स, फॉर एग्जांपल फ्रिज हो गई, AC हो गया, ये सब सेकेंडरी में आता है। इसके बाद फ्यूल एंड लुब्रिकेंट, ये सब तो आप जानते हैं, जो ऑयल, मिनरल ऑयल्स, वेजिटेबल ऑयल्स, ये सब जो आता है, नॉट वेजिटेबल ऑयल एक्चुअली, फ्यूल एंड लुब्रिकेंट्स। ठीक है, ये तीसरे पार्ट में आता है। तो आप समझ गए, प्राइमरी में जो डेली यूज़ की चीज़ें आती हैं, ठीक है, इस पर सेकेंडरी मशीनरी टूल्स और तीसरे में फ्यूल एंड लुब्रिकेंट। समझ में आया? ये हमने बास्केट मेंटेन कर ली WPI के लिए। अब हमने इसका बेस ईयर सेट किया, इसका बेस ईयर है 2011 से 2012। ठीक है, अब उस साल हमने क्या रखी होगी आप बताइए, उसका बेस नंबर दैट वुड बी 100। अब उसके हिसाब से हम देखते जाते हैं कि WPI कितना है। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स की वेबसाइट में जाएंगे, आपको वहाँ पर WPI के फिगर्स मिल जाएंगे, या PIB में भी मंथली चेक करते रहना। WPI के फिगर देखेंगे तो आप चेक करिएगा कि 2011-12 में तो भाई 100 था, अब 108 है, मतलब 8% का इन्फ्लेशन, वैसे इतना रहता नहीं है। अप्रॉक्सीमेटली आप कह सकते हैं 104 या 105 के आसपास होगा इस टाइम पे, मतलब 5% का इन्फ्लेशन आप कह सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ें टेक्निकल नहीं है, बिकॉज मैंने बताया कि इंडेक्स पढ़ाना मेरा काम नहीं था, जस्ट बिकॉज आपको समझाना था, इसलिए मैंने इंडेक्स पढ़ाया। लेकिन थोड़ा सा टेक्निकल कैलकुलेशन डिफरेंट होता है। फाइन, ओके। अब देखो, अब हमने देख लिया कि बास्केट क्या मेंटेन किया जाता है, हमने बेस ईयर देख लिया, बेस नंबर तो आपको पता था यही होगा। अब इसमें दो तीन इंपॉर्टेंट चीज़ है। फॉर्मूला कौन सा यूज़ किया जाता है इसको कैलकुलेट करने में? फॉर्मूला लेस प्लेयर्स फॉर्मूला कहते हैं उसे। ठीक है, लेस प्लेयर्स फॉर्मूला।
यहाँ पर आपको वेटिंग क्या होती है ये सब जानने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना याद, इसका नाम याद रखिएगा फॉर्मूले का, ठीक है, फॉर्मूले का नाम याद रखना, इसको मत भूलना, ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ। इसके बाद अब देखो सिंपल सी बात है कि इकोनॉमी है, चेंजेस आएंगे, ठीक है, आज से 70 साल पहले जो लोगों की नीड थी आज वो नहीं है, ठीक है, आज से 50 साल पहले लोग रोटी सब्जी खा के भी मान जाते थे, लेकिन अब पिज़्ज़ा बर्गर भी चाहिए, ठीक है, तो उसके लिए हर बार इसको चेंज करना पड़ता है। तो कब कब चेंज होती है ये, देखो याद रखना, इसे 5 साल पहले से चेंज नहीं कर सकते और 10 साल से ज़्यादा नहीं बढ़ा सकते, मतलब 5 से 10 साल के बीच में से चेंज किया जाता है, ठीक है, 5 से 10 साल के बीच में चेंज किया जाता है, मतलब, और इसे लास्ट टाइम मॉडिफाई किया जाता है 2017 में, मतलब इसे अब अप्रॉक्सीमेटली 2022 के बाद ही मॉडिफाई किया जाएगा, ठीक है, 2022 के बाद ही मॉडिफाई किया जाएगा, बट 2027 से पहले कर दिया जाएगा, मतलब 2022 से 27 के बीच में इसकी मॉडिफिकेशन होगी। तो उस टाइम पे नोट कर लेना कि क्या आइटम्स रिमूव, मॉडिफिकेशन मतलब क्या बोल रहा हूँ, मॉडिफिकेशन मतलब बास्केट में क्या किया था, चेंजेस किए जाते हैं। तो मान लीजिए हो सकता है कि यहाँ से 5 साल बाद मिल्क इंपॉर्टेंट ना हो, इसको निकाल दे, वेजिटेबल्स इंपॉर्टेंट ना हो तो इसको निकाल दे, पिज़्ज़ा बर्गर इंपॉर्टेंट हो गया तो उसको इंक्लूड कर दे, ठीक है, इसे बोलते हैं मॉडिफिकेशन। और आपने देख लिया 5 से 10 साल के बीच में की जाती है मॉडिफिकेशन, फाइन। और आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू द फार्मूला, लेस्पेयर फार्मूला याद रखना। अब देखो इसमें एक और इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, वो होती है सीजनैलिटी, ओके, सीजनैलिटी। देखो सीजनैलिटी क्या होता है, देखो क्या रहता है कि हम इसमें, आप सब जानते हैं सीज़न के हिसाब से फ्रूट्स और वेजिटेबल्स आते हैं इंडिया में। फॉर एग्जांपल ठंडी का सीज़न आ रहा है तो उस टाइम पे कुछ चीज़ों का मतलब मार्केट में इन्फ्लेशन, मतलब बहुत सारी चीज़ बढ़े थे। फॉर एग्जांपल सबसे बेस्ट एग्जांपल है इसका गर्मियों का सीज़न, उस टाइम पे आम आ जाते हैं, तरबूज आ जाता है, ओके, बट ठंडी में तो ये सब नहीं आता है, मतलब ऑफिशियली सीजनल नहीं आता है। अब अनऑफिशियल तो भैया अब हाइब्रिड से कुछ भी उगाया जा सकता है। तो उसमें क्या किया जाता है कि जैसे ही जो सीज़न का फल आता है उसको वेटेज दी जाती है, ठीक है, लेकिन जैसे वो सीज़न का फल चला जाता है तो उसकी जो वेटेज है वो ले ली जाती है और बाकी जगह डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाती है। लेकिन अगर उसी की जगह कोई दूसरा फल आ रहा है, ठीक है, तो उसको वेटेज दे दी जाएगी। अब इसको एग्जाम्पल के तौर पर समझो, जैसे मान लीजिए गर्मी का मौसम चल रहा है, ठीक है, गर्मी का मौसम चल रहा है और उस टाइम पे हमने देखा आम आया, ठीक है, आम को हमने वेटेज दे दी, ठीक है, मान लीजिए 10 की वेटेज दे दी गई, और जैसे ही बारिश आई तो मान लीजिए जामुन आ गई, ठीक है, अब आम तो बारिश में नहीं मिलेगा, ठीक है, जामुन मिलेगा। अब जब जामुन आएगा तो जामुन को अब इतनी ज़्यादा वेटेज तो देंगे नहीं, तो उसको मान लीजिए 5 की वेटेज दे दी गई, और बाकी 5 जो है डिफरेंट डिफरेंट फ्रूट्स में या कहीं और पर एडजस्ट कर दिया जाएगा। तो इसी फैक्टर को बोलते हैं सीजनैलिटी, ठीक है। अगर कोई पूछे कि WPI में सीजनैलिटी क्या होती है, मतलब सिंपल सी बात है, जो वेटेज को हम, जो वेट्स रहते हैं उसको ऊपर नीचे करते हैं विद रिस्पेक्ट टू सीजन्स इन WPI, दैट इज कॉल्ड ए सीजनैलिटी, ठीक है, तो ये भी याद रखना। अब 2 चीज़ें और याद रखना WPI में कि इस पर सर्विसेज इंक्लूड नहीं होती है, जैसे फॉर एग्जांपल एजुकेशन एक सर्विस है, हेल्थ एक सर्विस है, तो इसका इंक्लूजन नहीं होता है। और दूसरी चीज़, इसमें इनडायरेक्ट टैक्सेस भी नहीं मिलाए जाते हैं, ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्सेस भी। इसलिए मैंने आपको याद है, मैंने यहाँ पर आपको बोला था कि इट इज़ वेरी इजी टू कैलकुलेट, बिकॉज मोस्ट ऑफ द मार्केट में, होलसेल मार्केट में प्राइस सेम रहते हैं। क्यों प्राइस सेम रहते हैं? बिकॉज इनडायरेक्ट टैक्सेस वहाँ नहीं मिलाए जाते हैं, इसलिए प्राइस वहाँ पर सेम दिखते हैं और यूनिफॉर्म रेट रहता है और बहुत आसानी से कैलकुलेट हो जाता है, ठीक है। चलो ठीक है, कंप्लीट हो गया। अब इसके ड्रॉबैक्स क्या थे, मैंने आपको बताया कि जो हमारे उर्जित पटेल साहब थे उन्होंने बोला था कि भैया इसको डिसकंटिन्यू कर दो और इसकी जगह हम लगा देते हैं CPI को एज अ मेन इन्फ्लेशन। उसका रीज़न्स बताया होगा उर्जित पटेल साहब ने, तो मैंने ओवरऑल रीज़न बताए हैं कि क्यों इसको एक्चुअली डिसकंटिन्यू किया गया, ठीक है। ड्रॉबैक्स क्या थे? तो सबसे पहला था कि कंज्यूमर, ठीक है, आप ये देखो कि एक्चुअली जो इन्फ्लेशन है मेनली किसको अड़ता है, कंज्यूमर को अड़ता है, ठीक है। और कंज्यूमर मैक्सिमम माल कहाँ से खरीदता है? वो खरीदता है रिटेल से, वो तो रोज़ नहीं जाता होलसेल मार्केट में प्राइस खरीद, मतलब मार्केट सामान खरीदने। और आप क्या कर रहे हो? आप इन्फ्लेशन कंट्रोल कर रहे हो WPI में, ठीक है, आप WPI इन्फ्लेशन कंट्रोल कर रहे हो, यहाँ पर बढ़ता जा रहा है, ठीक है। एक्चुअली इस बार इकोनॉमिक सर्वे में एक कॉन्सेप्ट आया था, इस बार के इकोनॉमिक सर्वे में WPI CPI डाइवर्जेंस। ये कॉन्सेप्ट क्या है कि जो WPI में इन्फ्लेशन है वो बिल्कुल 0 से नीचे चल गया, ठीक है, 0 से नीचे या फिर 1 से 2% के आसपास था। और जो रिटेल में इन्फ्लेशन था वो 8 से 9, जहाँ तक कि पिछले कुछ महीनों में 14% के आसपास भी पहुँच गया था। अगर सपोज सेम रणनीति हुई गवर्नमेंट की, तो गवर्नमेंट यहाँ पर कंट्रोल कर रही थी इन्फ्लेशन। गवर्नमेंट बोलती भाई हमारे साथ तो इन्फ्लेशन तो है ही नहीं, लेकिन आप यहाँ देखो ना, रिटेल में इन्फ्लेशन है, तो ये मतलब प्रॉब्लम आ रही थी। इसलिए अगर आप देखोगे तो UPI का जो टाइम था, उस टाइम पे इन्फ्लेशन काफ़ी हाई हुआ करता था, 7 से 8% के आसपास, 6% के आसपास, मतलब बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लेशन हुआ करता था, ठीक है। यही एक रीज़न था। इसके बाद उर्जित पटेल साहब ने इसको बदलवा दिया। इसके बाद सिंपल सी बात है कि अब जो लाइफस्टाइल है चेंज हो गई है। जो WPI है वो 1980 के हिसाब से चलता है, और आप देखो उस टाइम पे सर्विस की कुछ खास वैल्यू नहीं थी, लेकिन आज एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन आप उसको इंक्लूड ही नहीं कर रहे हो, तो कैसे रख सकते हैं हम? इसलिए इसको हटा दिया गया। फिर तीसरा है कि जो सेकेंडरी गुड्स हैं, आप ये वाले देख रहे हो, ये वाले जो सेकेंडरी गुड्स हैं, जहाँ पर फ्रिज, AC, टेबल, कूलर, ये सब होता है, उनको ज़्यादा वेटेज दी गई है। मतलब यहाँ जो हम जो डेली यूज़ करते हैं उनको कम वेटेज दी गई है। सिंपल सी बात है, यहाँ पर भी कंज्यूमर को लॉसेज ज़्यादा है, गवर्नमेंट कंट्रोल कैसे करेगी इन्फ्लेशन को? फिर
ठीक है। और फिर फाइनली मैंने आपको बताया कि 2013 में जो रिटेल इन्फ्लेशन था वो 10% के आसपास पहुंच गया था। उर्जित पटेल साहब ने बोला कि इसको आप अगले 12 महीने में 8% के आसपास लाए, और फिर उसके अगले महीने में मतलब 2015 तक आप इन्फ्लेशन को 6% के आसपास कर दें। ठीक है। और फिर आप मतलब आरबीआई को टारगेट दें कि वो इसे 4% पे ला के +-2 के हिसाब से चलाए। ठीक है। ये मॉनेटरी पॉलिसी में अच्छा समझ में आएगा आपको, बैंकिंग में अच्छा समझ में आएगा। इसका याद रखना कि उर्जित पटेल साहब ने इसे डिसकंटिन्यू करने को बोला था, बिकॉज उस टाइम पे इन्फ्लेशन था 10%। ठीक है। रिटेल इन्फ्लेशन आप देख रहे हो ना, रिटेल इन्फ्लेशन 10% का था, और गवर्नमेंट कंट्रोल करी थी उस टाइम पे WPI को, तो कैसे इंपैक्ट पड़ता है यहाँ पर। ठीक है। ये भी रीज़न थे कि शुरू में महंगाई काफ़ी ज़्यादा थी। अब हम आते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में। ओके। अब सिंपल सी बात है, इसे कैलकुलेट किया जाता है रिटेल लेवल पे। अब यहाँ पर टैक्सेस भी लगते हैं, और साथ ही साथ जो इंडिया का जो मार्केट है वो बहुत ज़्यादा फ्रेगमेंटेड है, जिसकी वजह से इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू कैलकुलेट, वेरी वेरी डिफिकल्ट टू कैलकुलेट। बट फिर भी गवर्नमेंट ट्राई करती है अच्छे तरीके से इसे कैलकुलेट किया जाए। ठीक है। अब इसके अंदर जब शुरू में से लॉन्च किया गया था तो इसके अंदर 4 इंडाइसेस थे। WPI सिर्फ एक इंडेक्स था, इसके अंदर 4 इंडाइसेस थे। पहला था CPI IW, मतलब इंडस्ट्रियल वर्कर, मतलब एक CPI मतलब एक इंडेक्स इंडस्ट्रियल वर्कर के लिए था। दूसरा जो इंडेक्स था वो एग्रीकल्चर लेबरर के लिए था। तीसरा था रूरल लेबरर के लिए, और तीसरा था अर्बन नॉन मैनुअल एम्प्लॉयज़। अच्छे से चारों बताता हूँ। देखो, इंडस्ट्रियल वर्कर तो आप समझ गए होंगे, जो फैक्ट्रीज में काम करते हैं। ठीक है। एग्रीकल्चरल लेबर जो एग्रीकल्चरल फील्ड में काम करते हैं। तीसरे जो रूरल एरियाज़ में काम करते हैं। अब यहाँ पर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, बोलते हैं भाई इन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो डिफरेंस ये है, जो अब सब लोग समझते ये है कि जो रूरल एरियाज़ होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर पर डिपेंड करते हैं। नहीं भाई, और भी बहुत सारी चीज़ वहाँ पर भी हैं, तो उनको भी अलग से कैटेगराइज किया गया है। ठीक है। वो रूरल एरियाज़ है जो एग्रीकल्चर से हट के हैं। इसके बाद आते हैं अर्बन नॉन मैनुअल एम्प्लॉयज़। ठीक है। अर्बन नॉन मैनुअल एम्प्लॉयज़, ये जानने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज इसको डिसकंटिन्यू कर दिया गया है। साथ ही साथ इन दोनों को भी जानने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज ये दोनों को भी डिसकंटिन्यू कर दिया गया है। अभी सिर्फ ये वाला एक पब्लिश होता है, जो पुराने वाले थे। ठीक है। मतलब 4 में से गवर्नमेंट ने क्या किया, जो 3 इंडाइसेस थे उनको हटा दिया, बोला ये भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए। ठीक है। और याद रखना, ये जो CPI IW जो बचा हुआ इंडेक्स है उसको लेबर ब्यूरो कैलकुलेट करता है। ये लेबर ब्यूरो अंडर मिनिस्ट्री ऑफ लेबर, ये लेबर ब्यूरो कैलकुलेट करता है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ लेबर। और ये जो 4 इंडाइसेस में से 3 इंडाइसेस को डिसकंटिन्यू कर दिया गया है। अब जब डिसकंटिन्यू किया गया तो कुछ नए इंडाइसेस भी लाए जाएंगे। ठीक है ना। तो कुछ नए इंडाइसेस लाए गए जो थे कुछ इस प्रकार से हैं। CPI अर्बन, मतलब सिर्फ अर्बन एरिया के लिए। CPI रूरल, जो रूरल एरिया के लिए। और यूजुअली एक है CPI कंबाइंड, इट इज़ नॉट रिटन हियर, CPI कंबाइंड। ठीक है। जो इन दोनों को मिला के बनाया जाता है, इन दोनों को एवरेज दिया जाता है और CPI कंबाइंड में हम पहुँचते हैं। ठीक है। और इसका जो बेस ईयर है वो 2011 से 12 है। अब आपके दिमाग पे क्वेश्चन आया होगा कि भाई जो पहले 4 थे उसमें से 3 को तो हटा दिया गया गवर्नमेंट के द्वारा, लेकिन एक को क्यों नहीं हटाया, मतलब जो CPI IW वाला है उसको क्यों नहीं हटाया, इसको क्यों रख लिया, क्या प्यार था इससे। सिंपल सी बात है, इसको यूजुअली आप जानते हो कि इसको यूज़ नहीं किया जाता है हमारे ये फैक्ट्री लेबरर के लिए। ठीक है। उनको भी हम कैटेगराइज कर देते हैं अर्बन या रूरल में, मतलब अब सबके सब जितने भी हैं या तो वो अर्बन में आते हैं या तो रूरल में आते हैं, और एक कंबाइंड इनका एवरेज रहता है। ठीक है। कंबाइंड हम देखने के लिए कि पूरी इकोनॉमी में क्या इन्फ्लेशन है। जैसे मान लीजिए हमने CPI अर्बन निकाला, अर्बन में सब आ जाएंगे। ठीक है। अब जितने भी सैलरी वाले हैं, बिना सैलरी वाले हैं, अनऑर्गेनाइज है, ऑर्गेनाइज है, उनका मान लो इन्फ्लेशन हो गया 2%। अब हमने CPI रूरल निकाला, उनका इन्फ्लेशन हो गया 1%। इसका एवरेज ले लेंगे तो मान लीजिए आ जाएगा कुछ, कितना आ जाएगा 1.5 के आसपास। तो CPI कंबाइंड कितना हो गया 1.5% का इन्फ्लेशन इकोनॉमी में। ठीक है। इस तरीके से कुछ कैलकुलेट किया जाता है। इट इज़ नॉट टेक्निकल कैलकुलेशन, सिर्फ मैंने बताया है। ठीक है। मतलब कुछ इस तरीके से कैलकुलेट नहीं किया, उनके पास कुछ फॉर्मूला होते हैं और वेटेज होती है, हिसाब से ये लोग कैलकुलेट करते हैं। लेकिन गवर्नमेंट ने CPI IW को कंटिन्यू रखा। ठीक है। उसका रीज़न बड़ा सिंपल था। रीज़न ये था कि लोगों को महंगाई भत्ता दिया जाता है। ठीक है। महंगाई भत्ता दिया जाता है। अब महंगाई भत्ता इसके हिसाब से नहीं दिया जा सकता है। ठीक है। बिकॉज ये बहुत वेरी करता है। इस साल 14% है, अगले साल 2% हो गया, तो क्या मतलब ऐसे इकोनॉमी, मतलब आप पैसे ऊपर नीचे करते रहोगे क्या, ऐसा नहीं कर सकते ना। इसलिए, और ये जो CPI IW है वो लगभग कांस्टेंट रहता है या धीरे धीरे महंगाई के हिसाब से बढ़ता है। ठीक है। मतलब थोड़ा इम्पैक्ट रहता है इसका, इसलिए इसको कैलकुलेट किया जाता है डियरनेस अलाउंस के लिए। ठीक है। डियरनेस एम्प्लॉय जो भी सैलरीड पीपल रहते हैं, ठीक है, जो गवर्नमेंट के अंदर काम करते हैं, ग्रेड 4, ग्रेड 3, ग्रेड 2, ग्रेड 1, इन सबको दिया जाता है डियरनेस अलाउंस। ठीक है। CPI IW के अंदर। ओके, दिस इज क्लियर। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज इसकी बास्केट क्या है। अरे ना, किसी की बास्केट याद मत रखना, नहीं पूछेगा, चांसेस कम है, बट फिर भी देख लो, फूड एंड बेवरेजेस,
पान सुपारी एंड टोबैको, हाउसिंग, क्लोथिंग, फुटवेयर, फ्यूल, लुब्रिकेंट, मिसलेनियस लाइक सर्विसेज, लाइक रेस्टोरेंट और ये सब चीज़ें। ठीक है, आप देखो इसमें हर चीज़ कवरेज मिली है। तो ये ज़्यादा अच्छे से रिप्रेजेंट करता है कंज्यूमर क्लास को, मतलब जो कंज्यूमर्स हैं उनको। ओके, दिस इज द बास्केट। अब फाइनली हम लास्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं अपने, कि विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रिंग्स आउट द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर। देखो मैं बताया ना, यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था, CPIAW कौन पब्लिश करता है? इट इज़ लेबर ब्यूरो, एंड दिस इज द आंसर। ओके फाइन। सो आज के लेक्चर में इतना ही रहने देते हैं, मिलेंगे अगले लेक्चर में जहाँ पर हम रेस्ट ऑफ द पार्ट वी विल कंप्लीट। ओके, अगले लेक्चर में हम इन्फ्लेशन को कंप्लीट कर लेंगे। ओके, अगले लेक्चर में इन्फ्लेशन जो होगा हमारी तरफ से कंप्लीट हो जाएगा। फाइन, so thank you, have a nice day. Hello guys and welcome to Aurora IAS, and today this is lecture number 4 of inflation, and today in this lecture we are going to finish with inflation. ठीक है, आज के इस लेक्चर में हम इन्फ्लेशन को कंप्लीट कर देंगे, फिर अगले लेक्चर से वी विल बिगिन विथ मॉनेटरी पॉलिसी। फाइन। सो आज के इस लेसन में क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं वो देख लेते हैं। देखो सबसे पहले तो हम डिस्कस करेंगे कुछ बेसिक टर्म्स। ठीक है, सम बेसिक टर्म्स रिगार्डिंग इन्फ्लेशन। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, कई बार आपको कॉन्सेप्ट समझने में हेल्प करेगी, न्यूज़पेपर में हेल्प करेगी, और इवन प्रीलिम्स में भी पूछी जा सकती है। चांसेस कम है बट फिर भी स्टेट PCS में काफ़ी एक्सपेक्टेड है। फाइन। अब इसके बाद दूसरा आता है, हम देखेंगे WPI CPI डाइवर्जेंस। ठीक है, दिस टाइम इट वाज मेंशन इन इकोनॉमिक सर्वे। मुझे एक्सपेक्टेड था कि इस बार के प्रीलिम्स में आएगा बट इट डिडंट केम, नो इशू, बट मे बी मेंस में शायद तक कुछ इसकी एप्लीकेशन देखने को मिल सकती है, तो उसको भी हम डिस्कस करेंगे। सो बिफोर बिगिनिंग लेट्स रिवाइज लिटिल बिट ऑफ लास्ट लेक्चर। देखो लास्ट लेक्चर देखिए, रूल आपको पता है रिवीजन का। आई विल जस्ट टेक 5 मिनट्स। ओके, बहुत फास्ट बोलता हूँ, जिनको रिवाइज करना है दे कैन स्टे, अदरवाइज रेस्ट कैन स्किप फॉर 5 मिनट्स। देखो क्या होगा, हमने कल कैलकुलेशन ऑफ इन्फ्लेशन चालू की। ठीक है, उसमें हमने दो चीज़ देखी, एक थी WPI, दूसरी थी CPI। WPI की मैंने बताया कि ये जो है होलसेल लेवल पे कैलकुलेट किया जाता है, और CPI कैलकुलेट किया जाता है रिटेल लेवल पे। और ये जो होलसेल लेवल पे कैलकुलेट किया जाता है, इसमें दो चीज़ें होती हैं। पहली बात तो इस पर टैक्सेस, मतलब जो इनडायरेक्ट टैक्सेस रहते हैं वो ऐड नहीं होते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ इसमें सर्विस का इंक्लूजन भी नहीं होता है। इसका बेस ईयर होता है 2011 से 2012। सेम बेस ईयर इज़ फॉर CPI। इसमें इनडायरेक्ट टैक्सेस इंक्लूड होते हैं और साथ ही साथ सर्विसेज भी इंक्लूड की जाती हैं। उर्जित पटेल कमेटी की रिकमेंडेशन आई थी कि भैया आप इसको डिसकंटिन्यू, मतलब इसका कैलकुलेशन चालू रखो, बट जो मेन हेडलाइन इन्फ्लेशन है वो CPI को बना लो। ठीक है, ये रिकमेंडेशन आई थी और अब गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट कर ली थी। तो इतना ही था लास्ट लेक्चर में, और जो बाकी की चीज़ें थी वो रट्टाफिकेशन थी, इसलिए वो दोबारा नहीं बोल रहा हूँ। ठीक है, और ये सब चीज़ें कॉन्सेप्ट हैं जहाँ से क्वेश्चन फंस सकते हैं, और यहीं से क्वेश्चन एक्चुअली फंसेंगे। ठीक है, डोंट वरी। सो नाउ लेट्स बिगिन विथ सम ऑफ द फ्यू इंपॉर्टेंट टर्म्स ऑफ इन्फ्लेशन। तो सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट टर्म आती है वो हमारे सामने है डिफ्लेशन। कि डिफ्लेशन क्या होता है, देखो समझने की कोशिश करो। हमने इन्फ्लेशन पढ़ा था। इन्फ्लेशन क्या था? इन्फ्लेशन की डेफिनेशन आई होप आपको याद होगी, 2 बार पढ़ चुके हैं, एक बार पहले लेक्चर में डिटेल में, फिर इसके बाद दूसरे लेक्चर में थोड़ा सा रिवीजन किया था। ये होता है राइज इन प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, राइज इन प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, और साथ ही साथ डिक्लाइन इन परचेजिंग पावर ऑफ द करेंसी, दैट इज रुपीज। इन आर क्वेश्चन इट इज रुपीज। ठीक है, क्या? डिक्लाइन इन परचेजिंग पावर ऑफ रुपीज। इन द सेम वे डिफ्लेशन इज अपोजिट टू इन्फ्लेशन। यहाँ पर क्या होगा? डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। कई बार आपने देखा होगा बहुत सारी जो चीज़ें रहती हैं उनके प्राइस कम हो जाते हैं। ये इंडिया में कम देखने को मिलता है, लेकिन डेवलप्ड कंट्रीज़ में बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलता है। जैसे फॉर एग्जांपल US में, जापान में, यूरोपियन कंट्रीज़ में। अब देखो एक चीज़ यहाँ पर और बताता हूँ, जो इन्फ्लेशन है ना वो मैक्सिमम डेवलपिंग कंट्रीज़ में देखने को मिलता है। ठीक है, बिकॉज मैंने आपको बताया बहुत सारे रीज़न होते हैं। डिमांड पुल इन्फ्लेशन होता है, कॉस्ट पुश्ड होता है, और या फिर स्ट्रक्चरल होता है। अब ये सब चीज़ें ना आपको डेवलप्ड कंट्री में देखने को नहीं मिलेगी। वहाँ पर प्रोडक्शन बहुत जल्दी बढ़ जाता है बिकॉज दे आर डेवलप्ड। वहाँ पर कॉस्ट प्रोडक्शन की प्रॉब्लम नहीं होती है, वहाँ पर स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम नहीं होती है। ठीक है, लेकिन आपको वहाँ पर एक तरह का इन्फ्लेशन देखने को मिल सकता है, वो है कॉस्ट प्रोडक्शन। लेकिन अगर इन दो रीज़न से अगर आप देखें तो वहाँ पर इन्फ्लेशन देखने को नहीं मिलने वाला है। ठीक है, बिकॉज उनके यहाँ डिमांड सप्लाई गैप भी अच्छे से फिलअप होता है और स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन भी नहीं होता है, बिकॉज वहाँ पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, अमेरिका, US किसी की बात कर लो, मतलब US, जापान, यूरोप किसी की बात कर लो, हर जगह आपको अच्छा देखने को मिलेगा। लेकिन डेवलपिंग कंट्री में क्या होता है कि ये तीनों चीज़ें पे ये लोग मात खा जाते हैं, इसलिए मोस्ट ऑफ द टाइम यहाँ पर इन्फ्लेशन ज़्यादा होता है। ठीक है, यही एक रीज़न है कि हमें जो डेवलप्ड कंट्री है वहाँ पर डिफ्लेशन देखने को मिलता है। वहाँ पर मुश्किल से आप देखेंगे 1 से 2% का रेट रहता है, और कई बार तो नेगेटिव हो जाता है।
जापान तो कुछ टाइम तक बहुत ज़्यादा नेगेटिव चला गया था, ठीक है। वहाँ पर नेगेटिव इंटरेस्ट रेट का कॉन्सेप्ट होता है। इसको हम पढ़ेंगे कहाँ पर, बैंकिंग या फिर मॉनेटरी पॉलिसी, यस मॉनेटरी पॉलिसी में पढ़ेंगे। वहाँ पर बताऊँगा नेगेटिव इंटरेस्ट रेट का कॉन्सेप्ट क्या होता है। तो डिफ्लेशन आप समझ गए कि गुड्स एंड जो सर्विसेज रहती हैं उनका जब प्राइस कम हो जाता है उसको हम बोलते हैं डिफ्लेशन। प्लस 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 एक चीज़ और आती है यहाँ पर, वो आती है, याद है दूसरी डेफिनेशन, मतलब दूसरा पॉइंट क्या बोला था, डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ, दैट इज परचेजिंग पावर ऑफ द रूपी और एनी करेंसी। तो यहाँ पर इंक्रीज इन वैल्यू, ठीक है, इंक्रीज इन वैल्यू, ठीक है। यहाँ पर सीधा उल्टा हो जाएगा, मतलब जो डेफिनेशन हमने इन्फ्लेशन में पढ़ी थी वो डिफ्लेशन में लग जाएगी, ठीक है। और अगर आप सिंपल शब्द में कह सकते हैं कंटिन्यूस फॉल ऑफ प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, बट इसको जरूर ऐड करिएगा बिकॉज आपने मुझसे पढ़ा है, ठीक है। तो आई वॉन्ट कि आप टेक्निकल डेफिनेशन दें। इसके बाद ये रीजंस क्या होते हैं, देखो रीजंस बहुत सिंपल है कि सप्लाई बहुत ज़्यादा हो जाती है कभी कभी, ठीक है, सप्लाई बहुत ज़्यादा हो जाती है, या जो डिमांड रहती है वो एकदम से घट जाती है। अब दोनों के रीजंस अच्छे से बताता हूँ। देखो सप्लाई, वहाँ सप्लाई आप समझ सकते हैं इंडिया में ज़्यादा नहीं हो सकती बिकॉज इंडिया में फैक्ट्रीज ही कम है, तो सिंपल सी बात है कि ये कभी इंडिया में नहीं होगा। लेकिन जो यूएस, जापान, यहाँ पर सेचुरेशन आ चुका है इकोनॉमी में। सेचुरेशन आना मतलब कि वहाँ पर लगभग हर कोई एब्सोल्यूट पॉवर्टी के ऊपर है, वहाँ पर रिलेटिव पॉवर्टी है। आई होप आप पॉवर्टी का कॉन्सेप्ट जानते हैं। एब्सोल्यूट पॉवर्टी जो बिल्कुल ही पुअर है, ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल इंडिया में देखने को मिलते हैं 21% लोग, और बाकी जो है रिलेटिव पुअर, मतलब कि मैं आपके कंपैरिजन में पुअर हूँ। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यू आर अर्निंग 5,000 रुपीज़, आई एम अर्निंग 2,500 रुपीज़। हम सब पुअर तो नहीं है, मतलब खाने की तंगी नहीं है, लेकिन आपका कंपैरिजन में पुअर हूँ, उसको बोलते हैं रिलेटिव पॉवर्टी। और एब्सोल्यूट पॉवर्टी मतलब जो जिसके पास ना खाने को है ना कुछ पीने को है, दैट मीन्स पानी, नॉट एनीथिंग एल्स, ना ही घर है उसके पास, ना ही कपड़े हैं, रोटी कपड़ा मकान नहीं है उसके पास, ठीक है, रोटी कपड़ा और मकान नहीं है, उसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट पुअर। तो आप देखोगे जो डेवलप्ड कंट्रीज़ की इकोनॉमी होती है वो सैचुरेट हो चुकी रहती है, मतलब वहाँ पर लगभग सबकी नीड्स पूरी रहती है और प्रोडक्शन भी काफ़ी रहता है। तो इसलिए कई बार क्या हो जाता है कि अगर हल्की सी भी डिमांड देखने को मिलती है, जैसे कि मान लो कोई नई चीज़ आई तो एकदम से लोग खरीदना चालू करते हैं, तो वो जो प्रोडक्शन इतना, मतलब वहाँ की कंपनी वाले चाहते हैं कि बस थोड़ा सा मतलब हमें डिमांड मिल जाए, हम तुरंत प्रोडक्शन बढ़ा देंगे, तो वो लोग वहाँ करते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर एक्सेस सप्लाई हो जाती है, मतलब बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट आ जाता है और लोग खरीदना नहीं चाहते हैं। इसकी वजह से वहाँ पर डिफ्लेशन आ जाता है। सिंपल सी बात है, अगर प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा है, ठीक है, प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा है और खरीदने वाले लोग नहीं है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है, लोग फेंक देंगे। कई बार हमने देखा है, तो प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है आपका, खाना ज़्यादा होता है तो फेंक देते हैं। ओके, दैट इज कॉल्ड एज डिफ्लेशन, ठीक है। ये मतलब एक रीज़न है जब एक्सेस सप्लाई होती है, ठीक है, एक चीज़ हो गई। दूसरा ये कि फॉल ऑफ डिमांड, मतलब कि जो डिमांड है, ठीक है, जो डिमांड है वही नहीं आ रही है, मतलब लोग खरीदना ही नहीं चाहते हैं। अब इसके देखो चार रीज़न हो सकते हैं। एक तो सबसे पहली बात हो सकती है अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। ये मत समझना डिफ्लेशन सिर्फ मतलब रिच कंट्रीज़ का पार्ट है, ऐसा नहीं है। ये एक्चुअली डेवलपिंग कंट्रीज़ में भी देखा जाता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल बहुत सारी कंट्रीज़ है अफ्रीका की जहाँ पर डिफ्लेशन देखा जा सकता है। अब रीजंस क्या होते हैं, अगर अनएम्प्लॉयमेंट है, अब सिंपल सी बात है, जब फैक्ट्रीज़ नहीं हैं तो एम्प्लॉयमेंट नहीं होगी, एम्प्लॉयमेंट नहीं होगी तो लोगों के पास पैसा नहीं होगा तो लोग खर्च भी नहीं करेंगे, ठीक है। तो किस बात का, दैट मीन्स प्रोडक्शन, तो सिंपल सी प्रोडक्शन ना होना, समझ, मतलब सप्लाई ना होना, दैट इज कॉल्ड डिफ्लेशन। अब जब ना ही कुछ प्रोडक्शन है ना ही लोगों के पास हाथ में पैसा है, मतलब एक तरीके से आपकी इकोनॉमी नहीं है, एक तरीके से बार्टर में चल रही है, तो वो डिफ्लेशन के ही टर्म्स में आएगा, ठीक है, बिकॉज लोग चीज़ें खरीद ही नहीं रहे। दूसरा आता है लो लिक्विडिटी, मतलब जब इन्फ्लेशन आपके यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट है, मतलब गरीबी ज़्यादा है, तो सिंपल सी बात है कि आपके यहाँ पर इकोनॉमी में पैसा नहीं है, यही मतलब है ना। लो लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है, लो लिक्विडिटी का मतलब होता है देयर इज लेस ऑफ मनी, ठीक है। जैसे इंडियन जो इकोनॉमी है दैट इज हाईली लिक्विड, ठीक है, हाईली लिक्विड बिकॉज हमारे पर पैसा बहुत ज़्यादा है। अमेरिकन इकोनॉमी इज हाईली लिक्विड। सेम वे में अगर जब इंप्लॉयमेंट होगी तो लिक्विडिटी भी बढ़ेगी, लेकिन जहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट होगी, मतलब जहाँ पर फैक्ट्रीज नहीं होंगी तो जॉब्स नहीं होंगी तो लोगों पे पैसा नहीं होगा। तो ये तो रीज़न एक तरीके से आई होप कि आप कनेक्ट कर पा रहे हैं, ठीक है, कि अनएम्प्लॉयमेंट नहीं होगी तो लिक्विडिटी भी नहीं होगी मार्केट में, ठीक है। इसके बाद दूसरा आता है पॉपुलेशन। अब पॉपुलेशन जो है एजिंग हो गई है, जैसे फॉर एग्जाम्पल जापान, ठीक है, जापान के बारे में बात कर रहा था। अब जापान में जो पॉपुलेशन है वो मैक्सिमम पॉपुलेशन अगर आप देखेंगे वो 70 के आसपास की है। अब उनकी कुछ नीड्स ही नहीं होती। अब क्या लगता है ये लोग बर्गर पिज़्ज़ा खाएंगे? नहीं, इनकी बॉडी अलाउ नहीं करेगी, सिंपल सी बात है, प्राइस कम रहेगा हर चीज़ का। इसके बाद मैं आपको बता चूँगा डेवलप्ड इकोनॉमी में सैचुरेशन आ चुका रहता है, ठीक है, तो ये है डिफ्लेशन। तो आई होप आपको समझ में आया डिफ्लेशन में। अगर कुछ भी डाउट है तो यू कैन आस्क मी, ठीक है, बिकॉज इसका भी रिवीजन नहीं होगा, बिकॉज नेक्स्ट लेक्चर से वी विल स्टार्ट विथ मॉनेटरी पॉलिसी। इसलिए जो भी डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछना, आई विल रिप्लाई। इसके बाद दूसरा टर्म आता है डिसइन्फ्लेशन, ठीक है। आपने इन्फ्लेशन सुना, ठीक है, मतलब राइज इन प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अभी वो डिक्रीज वाली लाइन भूल जाओ, अभी के लिए इतना भूल जाओ, बस इन्फ्लेशन याद रखो, राइज इन प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज।
अब देखो डिसइन्फ्लेशन क्या होता है। डिसइन्फ्लेशन एक रिलेटिव टर्म है, देखो ध्यान से समझना। अब मान लो ये 2010 का टाइम था, हमारे यहाँ पर इन्फ्लेशन बहुत हाई पे था, ठीक है, बढ़ रहा था 10%, 12%, 14%, इस तरह से बढ़ते जा रहा था, ठीक है। अब ये है टाइम 2020 का, ठीक है, ये टाइम है 2020 का। अब जो इन्फ्लेशन है, ठीक है, इन्फ्लेशन बढ़ तो रहा है, मतलब देयर इज इन्फ्लेशन इन द इकोनॉमी, बट इसका जो रेट है वो कम हो गया। जैसे पहले 10% पे था, या 8% पे बढ़ रहा है, 6% पे बढ़ रहा है, 4% पे बढ़ रहा है, 2% पे बढ़ रहा है, मतलब अभी भी इन्फ्लेशन है, ठीक है। ओवरऑल इकोनॉमी में अगर आप देखो, अगर हम एक बेंच मार्क सेट करते हैं, मान लीजिए कि हमने सेट कर लिया कि 6% अगर होगा तो हम उसे इन्फ्लेशन बोलेंगे, ठीक है। अब मान लीजिए 2010 में इन्फ्लेशन था 8%, फिर 10%, फिर 12%। अब यही 2020 में मैं बोल रहा हूँ कि क्या हो रहा है, ये है 7%, 7.5%। तो देयर इज इन्फ्लेशन तो है ना, बस उसका रेट कम हो गया है, ठीक है, समझ रहे हो, उसका रेट कम हो गया है। देखो यहाँ पर ये था इन्फ्लेशन, ये देखो, ये यहाँ पर ध्यान से देखो। ओ फर्स्ट लेट मी चेंज द पेन, ठीक है, ये देखो, ये रहा इन्फ्लेशन, ठीक है, यहाँ से इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, ये पीक पे पहुंच गया। अब यहाँ से देखो उसका जो इन्फ्लेशन का रेट था, जिस रेट पे इन्फ्लेशन बढ़ रहा था वो घट गया है, समझ रहे हो ना। पहले इन्फ्लेशन 14%, 15%, मतलब एक तरीके से 3-4% के रेट पे बढ़ रहा था। अब जो इन्फ्लेशन का रेट है वो घट गया है, बट देयर इज इन्फ्लेशन, ओके, देयर इज इन्फ्लेशन। और जब नेगेटिव हो जाएगा मतलब एक तरीके से वो डिफ्लेशन पे आ गया है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया है। डिसइन्फ्लेशन मतलब सिंपल, मतलब जो इन्फ्लेशन का रेट घटना इस डिसइन्फ्लेशन, ठीक है। डिफ्लेशन मतलब कि राइज इन, सॉरी, फॉल इन प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, मतलब एक तरीके से फॉल हो गया। यहाँ पर फॉल नहीं हुआ है, बस उसका जिस रेट पे पहले बढ़ रहा था, 2010 में कुछ ज़्यादा रेट से बढ़ रहा था, अब 2020 में कम रेट से बढ़ रहा है प्राइस। समझ में आ रहा है ना। जैसे पहले, आज से कुछ टाइम पहले, 5 से 6 साल पहले प्रॉपर्टी का रेट बहुत तेज तेज बढ़ता था, ठीक है, तो इन्फ्लेशन कह सकते हो उसको। लेकिन अभी भी प्रॉपर्टी का दाम बढ़ रहा है, लेकिन कुछ कम रेट पे बढ़ रहा है, तो उसको बोलेंगे डिसइन्फ्लेशन, ठीक है। आई होप आपको डिफ्लेशन में डिफरेंस समझ में आया और डिसइन्फ्लेशन में, ठीक है। डिफ्लेशन मतलब सिंपली आपका प्राइस कम हो रहा है, ठीक है, मतलब जब कमोडिटी का प्राइस कम होता है तो उसको बोलते हैं डिफ्लेशन। और इसके मैंने रीजन बताया आपको, लो लिक्विडिटी होगी, बिकॉज अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा होगा, इकोनॉमिक सैचुरेशन आ चुका होगा, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा एजिंग हो गई होगी, तो किसी को कुछ डिमांड नहीं होगी, ठीक है। समझ में आ रहा है ना, इसे डिफ्लेशन बोलते हैं। लेकिन डिसइन्फ्लेशन जो कि रेट कम हो रहा है, समझ रहे हो, इन्फ्लेशन का रेट कम हो रहा है। मैंने 2 एग्जांपल्स दिए, एक तो ये वाला कुछ हाइपोथेटिकल टाइम का, और दूसरा कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल देने की कोशिश की जो था हमारा प्रॉपर्टी से रिलेटेड, ठीक है। समझ में आ गया डिसइन्फ्लेशन क्या होता है, डिफ्लेशन क्या होता है। अब अगला टर्म आता है रीफ्लेशन। देखो ये जो टर्म आया था मेनली 2008 के आसपास आया था, मतलब पहले भी था, बट 2008 में से वाइडली यूज़ किया गया था। तो क्या हुआ था कि आप सब जानते हैं कि 2008 के आसपास, ठीक है, 2008 के आसपास ग्लोबल फाइनेंशियल इकोनॉमिक क्राइसिस आई थी। इसको भी पढ़ाऊंगा मैं, डोंट वरी। ग्लोबल फाइनेंशियल इकोनॉमिक क्राइसिस क्यों आई थी, सब प्राइम क्राइसिस क्या थी, एक्चुअली एक ही वर्ड है, उसको बताऊंगा मैं। तो क्या हुआ था, जब ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आई थी तो उसके जैसे जो डिफ्लेशन था, मतलब जो फॉल इन प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बहुत ज़्यादा हो गया था, मतलब कहीं एक टाइम पे यहाँ प्राइस हुआ करता चीज़ों का, भी यहाँ पर बिल्कुल घट के आ गया था। अब दोबारा इकोनॉमी बढ़ानी है तो इन्फ्लेशन की ज़रूरत है। एक चीज़ बता दूँ, जब तक इन्फ्लेशन नहीं बढ़ेगा, कि जब इन्फ्लेशन होगा तभी इकोनॉमी प्रोग्रेस करेगी। मैंने आपको बताया कि क्रीपिंग इन्फ्लेशन पे हम फोकस करते हैं, 4% के आसपास का इन्फ्लेशन। अगर 4% के आसपास का इन्फ्लेशन नहीं होगा तो आप ये सोचो, जब थोड़ी भी महंगाई नहीं होगी तो प्रोडक्शन कैसे बढ़ेगा। देखो इन्फ्लेशन का फंडा क्या होता है, फिर से एक बार आपको रिवाइज करवा देता हूँ। देखो अगर थोड़ा भी इन्फ्लेशन बढ़ा, मतलब इन्फ्लेशन मतलब किसी चीज़ का प्राइस बढ़ना, सिंपल सी बात है, जिस चीज़ का प्राइस बढ़ेगा वो लोग उसे ज़्यादा प्रोड्यूस करना चाहेंगे, ठीक है। जैसे आप यूट्यूब में देखो, अगर कोई भी नया टॉपिक आता है, हर कोई जल्दी जल्दी उसमें वीडियो बनाना चालू करता है, क्यों, बिकॉज उसकी डिमांड बढ़ गई है। सेम यहाँ पर इन्फ्लेशन मतलब क्या, डिमांड बढ़ गई। डिमांड बढ़ गई मतलब लोग लगातार प्रोडक्शन बढ़ा देंगे। अब प्रोडक्शन बढ़ाएंगे, जब आपको प्रोडक्शन बढ़ाना है तो आपको लोगों को एम्प्लॉयमेंट देनी पड़ेगी, ठीक है, मतलब जॉब देनी पड़ेगी। तो यहाँ पर ये फायदा हो रहा है लोगों को। साथ ही प्रोडक्शन बढ़ रहा है मतलब जीडीपी बढ़ रही है, जीडीपी बढ़ रही है मतलब आपकी इकोनॉमी ग्रो कर रही है, तो इन्फ्लेशन का फायदा है। अगर वो क्रीपिंग वाला इन्फ्लेशन मतलब 4% वाला, ठीक है। तो अब लेकिन 2008 ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस पे क्या हुआ था कि ये भैया तो डिफ्लेशन पहुंच गया था, मतलब यूएस में तो माइनस में, मतलब एक्चुअली आप कह सकते हो इन्फ्लेशन रेट चला गया था, और एक्चुअली उसे डिफ्लेशन ही बोलना चाहिए था, मतलब -2 -1 यहाँ पर पहुंच गया था। अब सिंपल सी बात है, अगर यूएस की इकोनॉमी को बढ़ाना है, मतलब सिंपल सी मतलब प्रोडक्शन बंद हो गया है, अब प्रोडक्शन को बढ़ाना है मतलब आपको इन्फ्लेशन बढ़ाना पड़ेगा। इन्फ्लेशन बढ़ाने का मतलब क्या है, लोगों के हाथ में पैसा दो, ठीक है। जब लोगों के हाथ में पैसा जाएगा तो सिंपल सी बात है, जैसे ही लोगों के हाथ में पैसा आएगा तो लोग खर्च करेंगे। अब फैक्ट्री वालों को पता चलेगा भैया खर्चा हो रहा है, तो वो लोग प्रोडक्शन बढ़ा देंगे, इकोनॉमी बढ़ जाएगी, लोगों को जॉब भी मिल जाएगी।
तो सेम यहाँ पर यही किया गया, ठीक है। उन्होंने बहुत सारे मेजर्स लिए, इसे हम कहते हैं फिस्कल स्टिमुलस, जो कि मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा, मतलब एफआरबीएम वाले चैप्टर में, दैट इज फिस्कल पॉलिसी एंड बजटिंग में आपको पढ़ाऊंगा कि फिस्कल स्टिमुलस क्या होता है, फिस्कल कंसोलिडेशन क्या होता है। वहाँ पर हम सीखेंगे कि गवर्नमेंट ने क्या किया, फिस्कल स्टिमुलस दिया, ठीक है। इंडियन इकोनॉमी ने भी दिया था, मतलब जो 2008 में मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट थी उन्होंने भी प्रोवाइड किया था। सो व्हाट हैपेंस कि उन्होंने इन्फ्लेशन जैसे ही बढ़ाया, लोगों के हाथ में पैसा आया तो उन्होंने खर्च करना चालू किया, तो प्रोडक्शन बढ़ गया और ऑटोमेटिकली क्या हुआ, हमारी इकोनॉमी प्रोग्रेस में आ गई, मतलब जो यूएस इकोनॉमी थी वो प्रोग्रेस में आ गई, मतलब उसने दोबारा ग्रोथ रजिस्टर करना चालू कर दी, ठीक है। अभी रिफ्लेशन क्या होता है, देखो पहले डिसइन्फ्लेशन हो गया था, दोबारा मतलब गवर्नमेंट ने ट्राई किया भाई इन्फ्लेशन बढ़ाया जाए। अभी तक अपन ये बोल रहे थे कि गवर्नमेंट को ट्राई करना चाहिए कि 4% से ऊपर इन्फ्लेशन ना जाए, लेकिन यहाँ पर गवर्नमेंट ने खुद ही इन्फ्लेशन बढ़ाया क्योंकि ज़रूरत था। तो ये जो इस एक्ट को है, मतलब जब गवर्नमेंट खुद ही इन्फ्लेशन को पुश करती है कि भैया इन्फ्लेशन बढ़े खुद ही, उसको बोलते हैं रिफ्लेशन, मतलब फिर से इन्फ्लेशन लाना, दैट इज रिफ्लेशन। ओके, फिर से इन्फ्लेशन लाना, दैट इज रिफ्लेशन। ओके, थर्ड टर्म भी कवर हो गई। इसके बाद आता है वेज प्राइस स्पायरल, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट टर्म है, ये इंडिया में काफ़ी देखी जाती है, ठीक है। ये आपको स्पायरल पता है ना, ये जो बना हुआ है यहाँ पर, देखो होता क्या है कि जो फैक्ट्री के जो वर्कर्स रहते हैं वो डिमांड करते हैं भाई हमारी सैलरी बढ़ाओ, हमारी सैलरी बढ़ाओ, महंगाई बहुत बढ़ गई है, महंगाई बहुत बढ़ गई है। तो फिर कभी कभार तो जो हमारे नट्टू का की सैलरी है वो जेठालाल बढ़ा ही देगा, ठीक है। जब नट्टू का की सैलरी बढ़ जाएगी तो सिंपल सी बात है, नट्टू का के पास पैसा ज़्यादा आ जाएगा। सो नट्टू काका विल गो टू द मार्केट एंड ही विल स्पेंड। अब जब ही विल स्पेंड, तो अब यहाँ पर जो हमारे अंबानी साहब को, उनको पता चलेगा कि भैया कुछ ज़्यादा प्रोडक्ट मार्केट से जा रहा है, नट्टू काका कुछ ज़्यादा प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, सिंपल सी बात है हम प्रोडक्शन बढ़ा देंगे। जब प्रोडक्शन बढ़ा देंगे तो उसका प्राइस भी बढ़ेगा, ठीक है। अब जब प्राइस बढ़ेगा दोबारा मार्केट में इन्फ्लेशन आ जाएगा, जब इन्फ्लेशन दोबारा बढ़ जाएगा तो नट्टू का बोलेंगे वही मेरी सैलरी फिर से कम हो गई है, बिकॉज इन्फ्लेशन के एडजस्टमेंट में कम हो गई है वो, ठीक है। तो इसी को कहते हैं वेज प्राइस स्पायरल इंडेक्स। मतलब नट्टू काका साहब ने बोला कि भाई मेरी सैलरी बढ़ाओ, जब सैलरी बढ़ी तो सिंपल सी बात है मार्केट में इन्फ्लेशन आ गया तो उनकी सैलरी कम लगने लगी, बिकॉज आपको पता है मैंने बताया था आई थिंक सेकेंड लेक्चर में कि जो इन्फ्लेशन रहता है, ठीक है, इन्फ्लेशन जो रहता है वो आपको प्रॉफिट कम कर देता है, ठीक है, आपको प्रॉफिट कम कर देता है, जिसकी वजह से आपको लगेगा कि नहीं भाई मेरी सैलरी तो बिल्कुल भी नहीं बढ़ी। जैसे फॉर एग्जांपल आप फिक्स डिपॉजिट का देखो, ठीक है, फिक्स डिपॉजिट का आपको एग्जांपल देता हूँ। अभी आप अगर बात करें एसबीआई की, तो वो अप्रॉक्सीमेटली 7 साल के आसपास कुछ 5.7% का इंटरेस्ट रेट देता है 5 साल पे, ठीक है। तो अगर आप मान लो कि आपने 30,000 कुछ इन्वेस्ट किए, तो आपको जोड़ जाड़ के मुश्किल से मिलेंगे 34-35 हज़ार, ठीक है, 34 हज़ार। लेकिन आप ये देखो आज से 5 साल बाद इन्फ्लेशन भी तो इतना हो गया होगा कि आपके 4 हज़ार कुछ मायने नहीं लगेंगे। तो बस यही बोलना चाहता हूँ मैं, नट्टू काका ने सैलरी बढ़ाई, वो उन्होंने मतलब यहाँ पर प्रोडक्शन बढ़ा, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन बढ़ गया। जब इन्फ्लेशन बढ़ेगा सिंपल सी बात है कि उनका जो प्रॉफिट है, जो उनको फ़ायदा मिला था जेठालाल की तरफ से, वो कम हो जाएगा। तो बोलेंगे भाई मेरी सैलरी तो बढ़ी नहीं, क्योंकि वहाँ पर महंगाई उतनी दोबारा बढ़ गई। तो यहाँ पर वर्कर बार बार बोलते रहते हैं कि भैया प्राइस बढ़ाओ, और वहाँ मतलब वेज बढ़ाओ हमारे, और वहाँ पर मार्केट में प्राइस बढ़ता रहता है, इसलिए उसको बोलते हैं वेज प्राइस स्पायरल इंडेक्स। वेज बढ़ा, प्राइस बढ़ा, और इसी स्पायरल में फंसे रहते हैं, वेज प्राइस वेज प्राइस वेज प्राइस वेज प्राइस। इसको बोलते हैं वेज प्राइस स्पायरल इंडेक्स, नॉट इंडेक्स, वेज प्राइस स्पायरल, ठीक है, याद रखना। वेज कौन बोलता है, नट्टू काका बोलते हैं, और यहाँ पर अंबानी साहब इन्फ्लेशन बढ़वा देते हैं, और जेठालाल बेचारा फंस जाता है, मतलब उसको बार बार सैलरी बढ़ानी पड़ेगी। ओके, दिस इज वेज प्राइस स्पायरल। अब कुछ और इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं क्योंकि हमें जानना ज़रूरी है। सबसे पहले आता है हेडलाइन इन्फ्लेशन। मैं आपको काफ़ी टाइम से बोल रहा था कि जो हमारे उर्जित पटेल साहब ने, उन्होंने बोला था कि सीपीआई को हेडलाइन इन्फ्लेशन बनाओ। तो हेडलाइन इन्फ्लेशन क्या होता है? हेडलाइन इन्फ्लेशन वो इन्फ्लेशन होता है जो कि कंज्यूमर एक्चुअली में एक्सपीरियंस करता है, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि डब्ल्यूपीआई कंज्यूमर एक्सपीरियंस नहीं करते थे, एक्चुअली में वो सीपीआई मतलब आप कह सकते हैं एक्चुअलाइज करते थे, एक्सपीरियंस करते थे, ठीक है। बिकॉज उसमें जो इन्फ्लेशन रहता है वो अनएडजस्टेड इन्फ्लेशन रहता है, मतलब किसको किसी भी तरीके से हटाया नहीं जाता, मतलब इनडायरेक्ट टैक्सेस सब लगे रहते हैं, और भी जितनी बकवास के टैक्स रहते हैं वो भी लगे रहते हैं, ठीक है, सारी ड्यूटीज सब कुछ लगा रहता है। और जिस इन्फ्लेशन को कंज्यूमर एक्सपीरियंस करते हैं उसी को हेडलाइन इन्फ्लेशन बोलते हैं। और उस इन्फ्लेशन में, ठीक है, उस इन्फ्लेशन के इंडेक्स में आपका जितना भी टैक्सेस रहते हैं, ड्यूटीज रहती हैं, सब लगी रहती है, ठीक है, समझ गए। अगर कोई सिंपल शब्द में पूछे कि हेडलाइन इन्फ्लेशन क्या है, या अगर न्यूज़पेपर में हिंदू में न्यूज़ आ जाए कि आज का हेडलाइन इन्फ्लेशन 14.2% है, इसका मतलब ये है कि इस इन्फ्लेशन को कंज्यूमर एक्सपीरियंस करते हैं, और इस इन्फ्लेशन में टैक्स ड्यूटी सब कुछ लगा रहता है, ठीक है, इसको हेडलाइन इन्फ्लेशन बोलते हैं। ओके, अब आता है कोर इन्फ्लेशन। कोर इन्फ्लेशन का मतलब होता है कि देखो अब सिंपल सी बात है, अभी जो इन्फ्लेशन बढ़ा था, ठीक है, इन्फ्लेशन अभी कुछ टाइम पहले जो बढ़ा था उसका मेन रीज़न क्या था?
उनका उसका मेन रीज़न था वेजिटेबल्स का प्राइस बढ़ना, वेजिटेबल्स या फिर ऑयल का प्राइस घटना बढ़ना, ठीक है। उसको बोलते हैं अपन वॉलेटाइल एलिमेंट्स, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, वॉलेटाइल एलिमेंट्स। देखो क्या रहता है, अगर आप कोई भी मैं बास्केट लूँगा, ठीक है। अब देखो इसमें मैंने मान लो फ्रिज डाल दिया, कूलर डाल दिया, एसी डाल दिया, स्कूटर डाल दिया, तो इन सब का प्राइस तो सिंपल सी बात है इतनी जल्दी नहीं बढ़ता है, कुछ टाइम लगता है, ठीक है। 5 से 7 साल लगते हैं, धीरे धीरे करके मतलब एक एक 1500 500 करके बढ़ता है, तो इसमें पता भी नहीं चलता है। तो ये कोर चीज़ें हैं, ठीक है, ये कोर चीज़ें। लेकिन अगर इसी के आजू बाजू में वेजिटेबल लगा दूँ, ऑयल लगा दूँ या कुछ और लगा दूँ जो कि वॉलेटाइल रहता है, वॉलेटाइल मतलब जिसका प्राइस बहुत जल्दी चेंज होता है। जैसे फॉर एग्जांपल इस बार वेजिटेबल की खेती अच्छी नहीं हुई, तो सिंपल सी बात है प्राइस बढ़ जाएगा, तो इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। तो हम क्या करना चाहते हैं, हम अब गवर्नमेंट चाहती है कि भैया ये आप वॉलेटाइल वाली चीज़ें उसको हटा दो, ठीक है। जो वॉलेटाइल है मतलब जिसका प्राइस अपने हिसाब से कभी भी ऊपर नीचे हो जाता है उसको हटा दो, और हम बताओ कि इकोनॉमी में रियल में इन्फ्लेशन कितना है, मतलब रियल में किस चीज़ का प्राइस बढ़ रहा है। तो उसको अपन बोलते हैं कोर इन्फ्लेशन, मतलब समझो कोर, किसी चीज़ का कोर जिसमें, और ये वॉलेटाइल प्रोडक्ट्स के कोर नहीं होते, ये पेरिफेरी प्रोडक्ट्स होते हैं। तो इसको हटा दो और अब बताओ जितना बास्केट है उसमें कितना इन्फ्लेशन है, उसको हम बोलते हैं कोर इन्फ्लेशन। कोर इन्फ्लेशन मतलब सिंपल सी, अगर कोई बोले कि कोर इन्फ्लेशन क्या होता है, बोला कि ये वॉलेटाइल प्रोडक्ट को जब हम हटा देंगे, जिनकी शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन होती है इन्फ्लेशन में, उसको हम कोर इन्फ्लेशन बोलते हैं, ठीक है। चलो ओके फाइन। इसके बाद हम समझते हैं कि ओपन इन्फ्लेशन क्या होता है, ठीक है। ओपन इन्फ्लेशन क्या होता है, ओपन इन्फ्लेशन देखो कोई भी प्रोडक्ट रहता है, फॉर एग्जांपल आप एलपीजी की बात कर लो, हमारे घर में जो सिलेंडर्स आते हैं वो आप सबको पता है सब्सिडाइज रेट पे मिलते हैं, ठीक है। अगर गवर्नमेंट सब्सिडी देना बंद कर दे, ठीक है, हर प्रोडक्ट में जिस पे भी दे रही है, राशन पे, इस पे, तो आप सिंपल सी बात है इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा, बिकॉज इन सब चीज़ों का प्राइस बहुत ज़्यादा है। तो उस इन्फ्लेशन को हम ओपन इन्फ्लेशन कहते हैं। जब गवर्नमेंट सब्सिडीज हटा देती है उसको हम बोलते हैं ओपन इन्फ्लेशन। याद रखना, गवर्नमेंट जब सब्सिडीज को रिमूव कर देगी उसको हम बोलेंगे ओपन इन्फ्लेशन। फाइन, ओपन इन्फ्लेशन भी हो गया। अब आता है सप्रेस्ड इन्फ्लेशन क्या होता है। देखो सप्रेस्ड इन्फ्लेशन, सप्रेस्ड इन्फ्लेशन मतलब ये कि सिंपल सी बात है कि मैंने अभी आपको बोला कि गवर्नमेंट ओपन इन्फ्लेशन सब्सिडीज देती है जिसकी वजह से हमें इन्फ्लेशन कम लगता है, मतलब महंगाई कम लगती है। अगर गवर्नमेंट इन्फ्लेशन मतलब ये सब्सिडीज देना बंद कर दे तो हमें इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा लगेगा। तो सिंपल सी बात है गवर्नमेंट ऐसा क्यों करती है, बिकॉज अगर गवर्नमेंट इन्फ्लेशन को चेक नहीं करेगी, मतलब इन्फ्लेशन के ऊपर नज़र नहीं रखेगी, तो पूरी इकोनॉमी क्रैश कर पाएगी, ठीक है। पूरी जो इकोनॉमी है आपकी वो क्रैश कर जाएगी, आपकी इकोनॉमी क्रैश कर जाएगी। बिकॉज आप सपोज करो जो सिलेंडर 600 का आज मिल रहा है हमें, वो सिंपल सी बात है जैसे ही आप सब्सिडी हटाओगे तो 1000 के आसपास पहुंच जाएगा। पेट्रोल जो कि 80 रुपये का वो भी 180 के आसपास पहुंच जाएगा। ऐसे हर चीज़ों का प्राइस बढ़ता जाएगा। जो राशन आज 2 रुपये में गरीबों को मिलता है वो उनको भी 30 से 35 रुपये किलो मिलना चालू हो जाएगा। तो इन सब का प्राइस बढ़ जाएगा। गवर्नमेंट ये नहीं चाहती, अगर ऐसा हो गया तो हर कोई गरीब हो जाएगा, तो भैया हमारी इकोनॉमी तो टूट जाएगी ना, इकोनॉमी की धज्जियाँ उड़ जाएंगी, तो वो गवर्नमेंट नहीं चाहती है। तो गवर्नमेंट अपनी तरफ से सब्सिडीज देके उसको सप्रेस करती है, समझ रहे हो, सप्रेस करती है। क्या टर्म है यहाँ पर, सप्रेस। तो इसी को बोलते हैं सप्रेस्ड इन्फ्लेशन। जब गवर्नमेंट अपनी तरफ से मेजर्स लेती है और इन्फ्लेशन को दबाने की कोशिश करती है उसको हम बोलते हैं सप्रेस्ड इन्फ्लेशन। और ओपन इन्फ्लेशन समझ गए, जब गवर्नमेंट सब्सिडी हटा देती है उसको बोलते हैं ओपन इन्फ्लेशन, जब सब्सिडी लगा देती है उसको बोलते हैं सप्रेस इन्फ्लेशन। कोर इन्फ्लेशन समझ में आ गया, वॉलेटाइल प्रोडक्ट को हटा दो तो वो बन जाएगा कोर इन्फ्लेशन। हेडलाइन इन्फ्लेशन मतलब जो मेन इन्फ्लेशन है जो कि कंज्यूमर एक्सपीरियंस करते हैं, ठीक है। और उससे पहले दो टर्म्स और ये समझी, वेज प्राइस स्पाइरल, मतलब कि नट्टू काका बोलते रहते हैं भैया हमारा वेज बढ़ाओ, जैसे ही वेज बढ़ता है तो मार्केट में आप देखते हैं इन्फ्लेशन बढ़ जाता है, बिकॉज प्रोडक्शन बढ़ा दिया जाता है, और जैसे प्रोडक्शन बढ़ता है तो जीडीपी बढ़ती है, जीडीपी बढ़ती है मतलब इन्फ्लेशन बढ़ता है, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है तो नट्टू काका का जो प्रॉफिट था वो कट गया, मतलब सिंपल सी बात है नट्टू काका फिर से बोलेंगे भाई मेरा प्राइस बढ़ाओ, इसको बोलते हैं वेज प्राइस पैरल। इसके बाद हमने यहाँ पर रिफ्लेशन देखा था, मतलब 2008 फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद गवर्नमेंट ने जब खुद से इन्फ्लेशन को बढ़ाया उसको हमने बोला रिफ्लेशन, ठीक है। इसके बाद डिसइन्फ्लेशन, डिसइन्फ्लेशन मतलब कि इन्फ्लेशन तो है लेकिन जिस रेट पे पहले बढ़ रहा था उस रेट पे नहीं बढ़ रहा है। पहले मान लो 6% के रेट पे बढ़ रहा था, अब इन्फ्लेशन सिर्फ 2% के रेट पे बढ़ रहा है, लेकिन देयर इज इन्फ्लेशन। बिकॉज यहाँ पर आप देखो 6% का हमने बेंच मार्क सेट किया, देखो यहाँ पर भी उन्होंने कुछ बेंच मार्क सेट किया था, देखो यहाँ जो मेरा पेन है यहाँ पर रेड रेड के ऊपर जो, ठीक है। इसको डिसइन्फ्लेशन बोलते हैं। डिफ्लेशन क्या होता है, डिफ्लेशन मतलब कंटिन्यूस फॉल ऑफ प्राइस। ये क्यों होता है, बिकॉज सप्लाई कभी कभी बढ़ जाती है, फिर डिमांड कम हो जाती है मार्केट में। डिमांड क्यों कम हो जाती है, बिकॉज लिक्विडिटी कम हो जाती है। लिक्विडिटी क्यों कम होती है, बिकॉज अनएम्प्लॉयमेंट काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, सेचुरेशन आ जाता है इकोनॉमी, पॉपुलेशन एज हो जाती है। ओके, सो दीज आर द इंपॉर्टेंट टर्म्स। अब एक और एक टर्म बचता है हमारे पास, स्टैगफ्लेशन, ठीक है। स्टैगफ्लेशन, ओके, देयर इज नो स्क्रीन, ओके, लेट मी टेक अ न्यू स्क्रीन। देखो स्टैगफ्लेशन क्या होता है, इस टर्म को अगर आप ब्रेक करो तो ये बनता है स्टेगनेंट प्लस इन्फ्लेशन। मतलब आपकी जो इकोनॉमी है, ठीक है, आपकी जो इकोनॉमी है वो स्टेगनेंट कर गई है, मतलब इकोनॉमी स्टेगनेंट और इन्फ्लेशन तो है ही, ठीक है। अब थोड़ा और समझो, देखो यूजुअली सिचुएशन ये रहती है
देखो यूजली सिचुएशन ये बनती है, जब इन्फ्लेशन बढ़ता है तो हम ऐसा एक्सपेक्ट करते हैं कि एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगी। क्यों? मैंने आपको बताया था, अगर आपको याद हो फिर भी रिवाइज करवा देता हूँ। देखो, इन्फ्लेशन मान लो 4% था, ठीक है, इन्फ्लेशन मान लो 6% होगी, मतलब इन्फ्लेशन बढ़ गया। इन्फ्लेशन क्यों बढ़ा? बिकॉज लोगों के हाथ में पैसा आ गया, ठीक है, लोगों के हाथ में पैसा आ गया और कंपनी वालों को तो पड़ता है, मतलब पता चलता है थोड़ा लेट, तो लेकिन वो लोग प्रोडक्शन बढ़ाएंगे। पहले मान लो 4 वो लोग बक्से बना रहे थे, अब वो 6 बक्से बनाएंगे, ठीक है, 6 बक्से बनाना चालू कर देंगे। तो सिंपल सी बात है कि इन्फ्लेशन बढ़ा मतलब प्रोडक्शन बढ़ा, प्रोडक्शन बढ़ रहा है मतलब लोगों की ज़रूरत पड़ेगी, मतलब एम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, ठीक है, रोजगार आ रहे हैं। और साथ ही साथ दूसरी चीज़ क्या होगी? दूसरी चीज़ ये भी होगी कि जीडीपी भी बढ़ेगी, मतलब जो हमारी इकोनॉमी है वो स्टेगनेंट रही रहेगी, मतलब उसका प्रोग्रेस होगा। अब लेकिन आप यहाँ पर कंडीशन देखो, यहाँ पर इन्फ्लेशन बढ़ गया है लेकिन जो इकोनॉमी है वो स्टेगनेंट रह गई है, इकोनॉमी स्टेगनेंट रह गई, लेकिन मैंने क्या बोला, बढ़नी चाहिए इकोनॉमी। साथ ही साथ यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट भी रहता है। देखो, ये पूरा जो रूल है जो मैंने आपको बताया वो पूरा एक तरीके से गलत हो गया। मैंने क्या बताया था कि अगर इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो सिंपल सी बात है, प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ रहा है मतलब एम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, बिकॉज अब जो मुकेश अंबानी साहब बोलेंगे भैया और लोग आओ, और लोग हम जॉब देंगे बिकॉज और प्रोडक्शन चाहिए। अब जो प्रोडक्शन बढ़ रहा है तो जीडीपी बढ़ रही है, मतलब यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ रहा था और इकोनॉमिक ग्रोथ भी बढ़ रही थी, लेकिन जब इन्फ्लेशन बढ़ने पे, ठीक है, लेकिन अब यहाँ पर बिल्कुल उल्टा हो गया, इन्फ्लेशन बढ़ा तो एक तो यहाँ पर जीडीपी भी बिल्कुल नहीं बढ़ी और अनएम्प्लॉयमेंट भी रह गई, तो इस कंडीशन को बोलते हैं स्टैगफ्लेशन। अब ऐसा क्यों होता है वो आगे पता चलेगा जीडीपी वाले चैप्टर में। बस अभी स्टैगफ्लेशन को रट्टा मान लो कि टर्म क्या होती है, इन्फ्लेशन बढ़ता है लेकिन ना ही जीडीपी बढ़ती है ना ही अनएम्प्लॉयमेंट मतलब एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है, दोनों का दोनों कम हो जाता है, ठीक है, उसको बोलते हैं स्टैगफ्लेशन। लेकिन नॉर्मल सिचुएशन याद रखना, नॉर्मल सिचुएशन आपको बोलेगा क्या होता है, इन्फ्लेशन बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, जीडीपी बढ़ेगी। लेकिन इसका उल्टा क्या होता है, स्टैगफ्लेशन, स्टैगनेंट इन्फ्लेशन, मतलब ना तो जीडीपी बढ़ रही है और ना ही एम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, ठीक है, दोनों के दोनों घट रहे हैं उल्टा, उसको बोलते हैं स्टैगफ्लेशन। इसके बाद हमने एक और टर्म मिस कर दी थी लास्ट लेक्चर में, वो थी स्क्यूफ्लेशन, ठीक है, ये चलो WPI मैंने लिखी थी बट मैंने एक्सप्लेन नहीं की थी, तब इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो, स्क्यूफ्लेशन क्या होता है, एक्चुअली क्या रहता है कि कुछ प्रोडक्ट रहते हैं, मान लो जो बास्केट है, ठीक है, मैंने कल आपको बास्केट के बारे में बताया था कि हम WPI के लिए बास्केट को लेते हैं, CPI के लिए बास्केट को लेते हैं, तो उसमें कुछ प्रोडक्ट रहते हैं जो कि चीज़ों का प्राइस बढ़ाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल वेजिटेबल, ठीक है, या फिर हो गया ऑयल, ये सब क्या करते हैं, प्राइस बढ़ाते हैं, और कुछ प्रोडक्ट होते हैं जो प्राइस घटाते हैं। तो ये उस ऊपर नीचे वाली जाने प्रक्रिया को जो कुछ लोग ऊपर लेके जाएंगे, कुछ लोग नीचे लेके जाएंगे, तो ये जो चीज़ हो रही है इसको बोलते हैं स्क्यूफ्लेशन, ठीक है, इसको बोलते हैं स्क्यूफ्लेशन। ये कहाँ बास्केट में देखने को मिलता है, ठीक है, चलो ओके फाइन, तो आपको स्क्यूफ्लेशन भी समझ में आ गया। अब हम आ जाते हैं फाइनली लास्ट टॉपिक में आज के, जो कि है WPI CPI डाइवर्जेंस। बस आखिरी टॉपिक है, थोड़ा सा और फोकस करो, चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। देखो, इकोनॉमिक सर्वे में क्या बताया गया कि भैया हमारे यहाँ जो WPI है, ठीक है, WPI का रेट अगर आप देखो, फर्स्ट लेट मी चेंज द पेन कलर, देखो WPI का रेट देखो सीधे सीधे घटता जा रहा है, ये देखो यहाँ कांस्टेंट हो गया, लगातार यहाँ से घट रहा था, ये देखो इस पॉइंट पे देखो, और यहाँ से अगर आप देखो तो ये जो पॉइंट था बिल्कुल बढ़ते जा रहा था और यहाँ पर स्टैग्नेट हुआ, मतलब कितना बड़ा डाइवर्जेंस है। आप सोचो, होलसेल मार्केट में जो चीज़ आप इसको कुछ तरह से बोल रहे हैं, होलसेल मार्केट में मतलब, अरे यार कहाँ गया पेन, ये रहा, WPI जो था, मान लो कोई चीज़ मिल रही है 100 रुपये की, और यहाँ पर इतना बड़ा डिफरेंस है, CPI में वही चीज़ मिल रही है 150 रुपये के आसपास की, तो ये है WPI CPI डाइवर्जेंस। तो आप सोच लो भैया ऐसे कैसे हो सकता है? देखो, उसके 3 रीजन्स हो सकते हैं। फर्स्ट थिंग, इंटरमीडिएट्स बढ़ रहे हैं, दलाल बढ़ रहे हैं, ठीक है, दलाल बढ़ गए हैं, नंबर ऑफ दलाल हैव इंक्रीज्ड। सेकेंड रीज़न हो सकता है इसका कि इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, जैसे फॉर एग्जांपल कि अगर आप होलसेल वाले मार्केट में जाओगे तो वहाँ पर स्पेशल आपको कोल्ड स्टोरेज मिल जाएगा, मंडीज मिल जाएंगी, रेस्ट रूम मिल जाएंगे, बट दैट थिंग इज़ नॉट सीन इन CPI, मतलब रिटेल मार्केट में देखने को नहीं मिलता है। जो स्मॉल मंडीज, उनको रिटेल मार्केट बोलते हैं, तो वहाँ पर देखने को नहीं मिलता है, जिसकी वजह से जो प्रोडक्ट है उनका वेस्टेज ज़्यादा होता है, ठीक है। तो दूसरा रीज़न होता है इंफ्रास्ट्रक्चर, पहला हो सकता है इंटरमीडिएट, और तीसरा एक इंपॉर्टेंट रीज़न हो सकता है, जस्ट अ सेकेंड, पेन काम नहीं कर रहा है, और तीसरा इंपॉर्टेंट रीजन हो सकता है कि मार्केट स्ट्रक्चर इज डिफरेंट। ओके, थर्ड इंपॉर्टेंट रीजन कुड बी मार्केट स्ट्रक्चर भी डिफरेंट, ठीक है। पहला रीजन क्या बताया, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी हो सकती है, दूसरा हो सकता है मार्केट इज डिफरेंट, ठीक है, और तीसरा बताया कि इंटरमीडिएट्स आर देयर, ठीक है। मार्केट स्ट्रक्चर मतलब आप समझ सकते हो कि बिहार का मार्केट जो WPI मार्केट CPI मार्केट इज डिफरेंट फ्रॉम पंजाब एंड हरियाणा मार्केट। ओके, तो ये डिफरेंस भी आपको मतलब डाइवर्जेंस लेके आता है। ओके,
So this is all about today's lecture. Today we have learned about WPI, CPI, divergence, then कुछ टर्म्स देखी, हेडलाइन इन्फ्लेशन क्या होता है, कोर इन्फ्लेशन, ओपन इन्फ्लेशन, सप्लाई इन्फ्लेशन, स्क्यू इन्फ्लेशन, वेज प्राइस स्पायरल, रीफ्लेशन, डिसइन्फ्लेशन, डीफ्लेशन और ये सब चीज़ें हमने देखी. ओके, इट वॉज अ नाइस लेक्चर. अब हम चालू करेंगे चैप्टर नंबर 2 जिसमें हम पढ़ेंगे मॉनेटरी पॉलिसी. उसके भी कुछ अप्रॉक्सीमेटली 4 से 5 लेक्चर होंगे. फिर आएगा बैंकिंग, उसके अप्रॉक्सीमेटली 8 से 10 लेक्चर होंगे. और ये जो पार्ट है, जब ये तीनों चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे, ओके 3 चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे, यू आर गोइंग टू अटेंड होल ऑफ द क्वेश्चन पेपर ऑफ 2020. ठीक है, मतलब जो इकोनॉमी वाला सेक्शन है आप देखेंगे वहाँ पर आप काफ़ी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे वेरी इजीली. ओके, सो टिल दैट टाइम थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड वी विल मीट in next lecture.